जी। वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। इट्स अ फ्री क्लास, ओपन फॉर ऑल, व्हाट आई मीन। तो फर्स्ट यहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स हैं, करंट अफेयर्स के आईआर के भी हैं, मैं नाम पढ़ रहा हूँ। तो मैं इस प्लेटफॉर्म पे आईआर एंड करंट अफेयर्स दोनों पढ़ा चुका हूँ, दो दो बैचेस। और आज की क्लास वाज सपोज टू बी फॉर माय बैच ऑफ करंट अफेयर्स, पर देन कल आई वाज टॉकिंग टू अल्ताफ एंड आई टोल्ड हिम कि यार लेट्स मेक इट अ लिटिल ओपन टू ऑल, ताकि बहुत से लोगों का जो है ना वो एक कंफ्यूजन होती है पेपर अटेम्प्टिंग पे, करंट अफेयर्स बीइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। तो वेलफेयर भी करना चाहिए। तो या दिस इज एन ओपन क्लास। अच्छा, जो जो मुझे नहीं जानते, माय नेम इज अब्दुल खालिक मेमन। आई एम फ्रॉम द 49th कॉमन एंड आई बिलोंग टू पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस। Currently I'm posted as an assistant director in DG Audit, Inland Revenue and Customs. तो बेसिकली जो मेरा अदारा है, मेरा डिपार्टमेंट है जहाँ पे मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ, वो ऑडिट करता है आईआरएस एंड कस्टम्स की। सिंध बलूचिस्तान में जो भी आईआरएस एंड कस्टम्स की फॉर्मेशंस हैं, उन सब का हम ऑडिट करते हैं। तो अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफिस ऑडिट पर्सपेक्टिव के हिसाब से। खैर, तो ये छोटा सा ब्रीफ इंटरव्यू समझे मेरा अपना हो गया। अच्छा, आज की जो क्लास है, इट इज़ based on the current affairs paper attempting techniques। और पहले तो मुझे बच्चे ये बता दें कि क्या आपसे मेरी स्क्रीन शेयर हो गई है। अच्छा जी, थैंक यू। तो स्क्रीन जी शेयर हो गई है। तो चलें चलें, थैंक यू अंजा। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी, करंट अफेयर्स की पेपर अटेम्प्टिंग की क्लास के साथ। 2025 का जो पेपर है, बेसिकली आज हम वो अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो 2025 का जो पेपर है, पेपर किधर गया बेटा? हाँ, पेपर ये रहा। ये हमारे 2025 का पेपर है। एमसीक्यूज को तो ऑब्वियसली नहीं हमें छेड़ना। तो क्वेश्चन पेपर 2025 का है ये। करंट अफेयर्स का। अच्छा, आपको इल्म होगा सबको कि हमें चार क्वेश्चंस, चार जवाब क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, सात क्वेश्चंस में से हमें चार अटेम्प्ट करने हैं। तो ऑब्वियसली हर कोई जो है वो अपने हिसाब से सिलेक्शन करता है क्वेश्चन। तो मैंने अपने हिसाब से जो है वो सिलेक्शन की है पेपर की, क्वेश्चंस की, व्हाट आई मीन टू से। अब इसमें अगर हम सरसरी देखें ना, तो अगर मैं ऐसे ही आपको क्वेश्चंस सिलेक्शन के हिसाब से बताना चाहूँ, वैसे तो जनरली ये होता है कि वी एंड अप सिलेक्टिंग द बेस्ट पॉसिबल क्वेश्चंस, क्योंकि वी जहाँ जिस जिस टॉपिक पे हम कंफर्टेबल होते हैं, जहाँ हमें ये फील हो कि भाई हम इस पे अच्छा मवाद लिख सकते हैं, तो जनरली हम उसको जो है वो राउंड ऑफ कर देते हैं, उसको अटेम्प्ट करने की ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। बट एक और भी एंगल होता है क्वेश्चन को सिलेक्ट करने का। जनरली इतना बड़ा एंगल नहीं होता, लेकिन मैं बिल्कुल ये देखता था कहीं ना कहीं कि मैं जनरली वैसे क्वेश्चंस सिलेक्ट करता था, अगर मुझे ज्यादा आते थे ऑब्वियसली। अगर नहीं आते तो आपको वो चार ही सिलेक्ट करने, लेकिन लेट्स सपोज आपको पांच आ रहे हैं इनमें से, तो एक जो आप छोड़ेंगे या दो आप छोड़ेंगे। लेट्स सपोज अगर आपको सात आ रहे हैं, आप लिख सकते हैं सात क्वेश्चंस पे। तो जो आप छोड़ेंगे वो छोड़ेंगे जो आपको लगता है कि यार इसमें मैं हो सकता है थोड़ा बहुत बायस हो जाऊं, या हो सकता है कि इसमें थोड़ा बहुत आई मतलब मेरी नॉलेज इतनी नहीं हो, या मुझे लगता है इसमें थोड़ा मैं इमोशनल हो सकता हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली वी आर ह्यूमंस। तो कहीं ना कहीं ऑल्दो हम अब हम जो है वो करंट अफेयर्स के हिसाब से वो स्कॉलरली पर्सपेक्टिव देते हैं आंसर्स में, सीएसएस के हिसाब से, लेकिन कहीं ना हमारी पर्सनल इंक्लिनेशन भी टुवर्ड्स थिंग्स आ जाती है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑल्दो मुझे बड़ा पसंद है ये टॉपिक, इससे सोशल सोशल स्टडीज का टॉपिक है ये, इथेनिसिटी के बारे में कि सीरियस थ्रेट है कि नहीं है ये वो। बट मुझे, बिकॉज ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं करंट अफेयर्स के पेपर में, मुझे पर्सनली ये लगता है कि यार ये इथेनिसिटी वाला जो टॉपिक है, हो सकता है कि मैं थोड़ा उसमें जज्बाती हो जाऊं, या थोड़ा बहुत ही प्रोविंशियलिस्ट माइंडसेट का मैं हो जाऊं, हो सकता है डिवोल्यूशन ऑफ पावर पे ज्यादा लिख दूं। तो थोड़ा मैं इसको पर्सनली अवॉइड करूंगा इस टॉपिक को, तो मैंने ये सिलेक्ट नहीं किया आज की क्लास के लिए। जस्ट माय सजेशन, यू कैन, What do you इफ यू know वांट about ethnicity in राइट। Pakistan? Do you think its emergence as the serious threat to national integration of Pakistan? Explain your opinions in reference to various scholarly evidence.
and suggest recommendations to deal with it. काइंडली आप में से कोई भी बात ना करे, उसको जो है म्यूट पे रखे, Sorry. और सबको यही रिक्वेस्ट है, आखिर में कोई क्वेश्चंस हैं आपके तो वी विल टेक देम। ठीक है जी। तो खैर, तो मैंने जो है क्वेश्चन नंबर 3, इजी टॉपिक मुझे फील हुआ और क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड हुआ, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के बारे में पूछ रहा है, उसकी फ्रेजिलिटी पूछ रहा है, रेमिडल मेजर्स पूछ रहा है, तो मैंने इसको राउंड ऑफ कर दिया। नंबर 2 इज कॉन्टोर्स ऑफ पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक रिलेशंस विद इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड अफगानिस्तान। कोई सिक्योरिटी चैलेंज है दोनों की तरफ से या नहीं है, दोनों नेबर्स की तरफ से, हमारा ओपिनियन क्या है, ये भी मैंने सेलेक्ट कर लिया बिकॉज मेरा आईआर का बैकग्राउंड, आई थिंक आई कैन डू इट। देन नंबर 5 पे आ जाते हैं। अच्छा, ये टॉपिक थोड़ा टेक्निकल है, अगर क्वेश्चन आप पढ़ें, डिस्कस द मेजर कंटोर्स ऑफ न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन रिजीम। अब ये तो बड़ा इजी है, मैं करंट अफेयर्स में पढ़ाता भी हूँ। आप बता सकते हैं कि भाई न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन रिजीम क्या होती है, तो वो तो आप बता देंगे। लेकिन आगे का जो पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो देखें थोड़ा ट्रिकी है। अगर एंड डिस्कस द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ देयर सक्सेस एंड फेल्यूर विथ रेफरेंस टू इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अब फॉर समवन लाइक मी, जो डिटेल में इतनी चीजें नहीं पढ़ता है और जिसको सिर्फ 3 घंटे का क्वेश्चन ही करना है, पेपर करना है, तो मुझे ये दूसरा पार्ट हो सकता है थोड़ा ट्रिकी हो, क्योंकि ये थोड़ा स्पेसिफाई कर रहा है इंडिया यूएस की स्ट्रेटेजी को एंड कनेक्ट कर रहा है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एंड रजीम के साथ, तो थोड़ा मेरे लिए ट्रिकी है, टाइम कंज्यूमिंग है। ऑल्दो हम कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये आज अटेम्प्ट नहीं किया है। मैं अपनी प्रेफरेंस बता रहा हूं, आप अगर सिलेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमने सिलेक्ट किया है, 5 को मैंने नहीं किया। नंबर 6 पे आते हैं। अब ये देखें, डिस्कस द इमर्जेंस ऑफ एससीओ एंड ब्रिक्स एज अ चैलेंज टू अमेरिकन पॉलिटिको इकोनॉमिक डोमिनेंस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन बाय द यूएस टू काउंटर देम। मैं बीइंग एन आईआर बैकग्राउंड का बच्चा, और रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, मैं इसको भी प्रेफर करूंगा लिखने के लिए, इसमें कोई सेंटिमेंटलिज्म मेरी तरफ से नहीं आनी, तो मैं इस टॉपिक को भी सिलेक्ट करूंगा। देन उसके बाद आता है, डिस्कस द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ पीस इन साउथ एशिया विथ रेफरेंस टू कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट एंड न्यूक्लियर आर्म्स रेस। ये भी रिलेटिवली इजियर टॉपिक है, घिसा पिटा टॉपिक है, इस पे भी मैं इसको भी सिलेक्ट कर लूंगा। अब आप कहेंगे सर आपने क्वेश्चन नंबर 2 तो छोड़ा बिकॉज एथनिसिटी की पॉइंट है, थोड़ी बहुत सेंटिमेंटलिज्म आ सकती है, थोड़ा आप एक्सट्रीम नैरेटिव दे सकते हैं, तो आपने छोड़ दिया। आपने जो है नंबर 5 भी छोड़ दिया बिकॉज वो इंडो यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को जोड़ रहा था न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन रजीम के साथ, तो आपको ये फील हुआ कि ये टेक्निकल हो सकता है। तो आपने क्वेश्चन 8 क्यों छोड़ा, ये तो इजी है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के पाकिस्तान में रीजंस क्या हैं एंड रेमेडियल मेजर्स क्या हैं, थोड़ा टेक्निकली मुझे फील होता है कि टेक्निकल सवाल है ये। इसमें एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन बहुत से किस्म की होती है, थोड़ा साइंटिफिक डेटा की मुझे नीड होगी, कहीं ना कहीं मैं अपना ओपिनियन जता नहीं पाऊंगा आंसर में, तो मुझे फील होता है कि यार ये साइंस वाइंस के सवाल में नहीं कर रहा, एंड आई रादर स्टिक टू दीज पॉलिटिकल क्वेश्चंस। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 3, 4, 6 एंड 7 अटेम्प्ट किए। अब ये अगेन आई एम रिपीटिंग, इट्स माय ओन पर्सनल चॉइस, इफ एनीवन ऑफ यू डोंट एग्री विद द चॉइस, ऑब्वियसली आपके पास चॉइसेस तो हैं, यू कैन ऑलवेज गो फॉर देम। लेकिन जो आज हम क्वेश्चन पेपर भी अटेम्प्ट करेंगे तो इनके बेसिस पे करेंगे, इन 4 सवालों को अटेम्प्ट करेंगे। अब हम आ जाते हैं एक जनरल बेसिक आंसर के स्ट्रक्चर पर। देखें, आईआर का एक डिफरेंट आंसर का स्ट्रक्चर है, इस्लामियात का ऑल टुगेदर एक डिफरेंट आंसर का स्ट्रक्चर है, लेकिन जनरली करंट अफेयर्स हो गए, आपके ऑप्शनल्स अपार्ट फ्रॉम आईआर जो भी हो गए, उनका समवॉट आंसर की सेटिंग यही होगी जो मैं भी आपको पढ़ाने वाला हूं। करंट अफेयर्स बहुत ही मुख्तलिफ है आपका आईआर से एज अ सब्जेक्ट। तो करंट अफेयर्स की जो बेसिक आंसर की सेटिंग मैं आप सबको कहूंगा कि आपको जो रखनी चाहिए, वो सबसे पहला तो है आंसर के स्टार्ट में इंट्रोडक्शन स्लैश बैकग्राउंड जो आपको देना होता है किसी भी क्वेश्चन में। जब जब हम आगे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे तो आपकी ये आंसर सेटिंग वहां पे भी आप देखेंगे, तो पहले मैं आपको सेटिंग बता रहा हूं। ठीक है, तो बैकग्राउंड में आप एक कोट दे सकते हैं एज अ स्टार्ट, कोई स्टेटिस्टिक दे सकते हैं, कोई जनरल स्टेटमेंट दे सकते हैं अबाउट द इशू। उसके अलावा अगर आपको मैप कहीं ना कहीं बैकग्राउंड के बाद, सॉरी, ये आपका बैकग्राउंड आ गया। ठीक है, बैकग्राउंड में 3-4 लाइनों में कोई कोट, स्टेटिस्टिक, जनरल स्टेटमेंट ये दे देंगे।
उसके बाद आ जाती है स्टोरी लाइन। अब स्टोरी लाइन से आपकी क्या मुराद है? लेट्स सपोज हम जो है एथनिक टेंशन इन पाकिस्तान का क्वेश्चन उसी को डिकोड करते हैं अंदर। तो सबसे पहले आप कोई स्टेटिस्टिक के जनरल स्टेटमेंट में देता हूं, अगर आपको स्टेटिस्टिक नहीं पता, कोड नहीं पता, तो जनरल स्टेटमेंट देता हूं। पाकिस्तान is a nation of nations. It has millions of different speaking people from different provincial backgrounds. ये मैं ना एक स्टोरी लाइन बना दी मैंने, जनरल स्टेटमेंट दे दी, ठीक है। उसके बाद ये ऐसे ऐसे 5-6 लाइन ऐसे मैंने लिख दी कि भाई एज आवर हिस्टोरिक evolution of population is based on this provincial divides, the country is bound to be embroiled in various ethnic tensions। ये स्टोरी लाइन दे रहा हूं मैं, ठीक है। अब आ जाता है थीसिस स्टेटमेंट। जैसे आपने एक नॉर्मल जेनरिक इंट्रो दे दिया, अब आप लिखेंगे थीसिस स्टेटमेंट। जैसे आप आंसर में ऐसे में बनाते हैं ना, इंट्रोडक्शन में भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इफ यू गिव अ थीसिस स्टेटमेंट तो आपका जो एग्जामिनर है वो बोलेगा चलो ठीक है, बच्चा इस पे बात करने वाला है। अब लेट्स सपोज मैं एथनिक टेंशन्स के कॉजेस और रेमेडीज बताऊंगा, तो मैं थीसिस स्टेटमेंट यही लिखूंगा अपने बैकग्राउंड के इंट्रो में। यार इरफान भाई ये ना करें, ये पेंशन आपने चला दी, डोंट डू दैट यार, प्लीज स्टॉप दैट, बिहेव, ठीक है। तो अगर आपने थीसिस स्टेटमेंट अब यही होगी कि बिकॉज एथनिक एवोल्यूशन हमारी हुई है, टेंशंस रहे हैं, तो देयर आर सर्टेन अंडरलाइंग कॉजेज ऑफ दिस एथनिक टेंशंस। हाउएवर इन रीसेंट टाइम्स वी हैव सीन दैट दिस ethnic tensions is turning into amalgamation and people have started to live together, ऐसे ऐसे करके। समझ रहे हैं आप? तो ये थीसिस स्टेटमेंट आपकी आ गई। आप समझ रहे हैं? थोड़ा टेक्निकल हो रहा है तो आगे क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करेंगे आप समझ जाएंगे, डोंट वरी। तो ये जो आपका बैकग्राउंड होगा जिसमें कोई कोट, जनरल स्टेटमेंट, स्टेटिस्टिक आ जाता है, क्योंकि स्टार्ट हमें ना थोड़ी फ्लैम्बॉइंट शो ऑफ वाला स्टार्ट भी देना होता है आंसर को, ताकि चेकर जो है ना वो थोड़ा इंप्रेस हो जाए कि हाँ भाई बच्चे को आता है। तो ये जो आपका बैकग्राउंड है डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक, एक या दो पैरा से ज्यादा नहीं होना चाहिए। थीसिस स्टेटमेंट मैंने क्यों आपकी दिलाई हुई है? इसलिए दिलाई हुई है ताकि आप इररेलेवेंट ना हो जाएं, एग्जामिनर को ये ना लगे कि बच्चा इररेलेवेंट हो गया स्टार्ट में। तो स्टार्ट में बैकग्राउंड के साथ एक थीसिस स्टेटमेंट भी मैंने आपको दिलवा दी है। आगे हम देखेंगे वो क्या होती है थीसिस स्टेटमेंट। देन आ जाते हैं क्वेश्चन का पार्ट, कॉजेज ऑफ एथनिक टेंशंस एंड रेमेडीज टू एथनिक टेंशंस। तो 4-4 हो गए, तो ये 6 से 8 पैराज आपके बन जाएंगे, ठीक है। पार्ट जो क्वेश्चंस का पार्ट है, पार्ट ये था ना कि भाई एथनिक टेंशन के कॉजेस क्या हैं और उसके रेमेडीज क्या हैं। तो बोथ ऑफ दीज आर पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चंस, तो वो आपके 6 से 8 पैरा आ जाएंगे। उसके बाद अगर आपको फील हो कि यार ऑल द क्वेश्चन में पूछा तो नहीं गया, लेकिन मैं एक पैरा डालना चाहता हूं ताकि मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक को थोड़ा कंसोलिडेट कर सकूं, अपनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक को। अरीबा, आप कुछ तीर चला रही हैं मेरी स्लाइड्स पे, काइंडली ये चलाना बंद कर दें, या तो मैं, मुझे ऑप्शंस पता नहीं, वरना तो मैं आखिर में आपसे क्वेश्चंस लेना भी बंद कर दूं और ये सब करना बंद कर दूं। तो whoever दिस अरीबाज, या तो बच्चे ने फोन उठा लिया है वो कर रहा है, तो डोंट डू दैट प्लीज। फ्लो टूट रहा है तो बड़ा ही जो है ना ये काम खराब हो रहा है, प्लीज स्टॉप डूइंग दैट। आई थिंक इनकी कुछ फोन की सेटिंग वगैरह जो है वो खराब हो गई है, and वो जो मूव कर रही हैं तो ओए होए 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 भाई क्या हो गया ये, व्हाट आर यू डूइंग? अब आई थिंक इनको पता भी नहीं कि ये हो रहा है इनके साथ, आई थिंक। अच्छा जी, तो चले, आई थिंक आई हैव बीन एबल टू रिमूव हर। आई थिंक इनके फ़ोन में कोई इशू हो गया है जो हो रहा है, वरना ये कोई करेगा नहीं इंटेंशनली, आई होप सो। चलें। नहीं, वो अरीसा टॉपिक पे बात तो कर सकते हैं। हाँ, बट ये है कि वो हो जाता है कि बहुत लाइनें आ गई, मैं कैसे पढूं? चलें जी, नो प्रॉब्लम, चलें। तो उसके बाद अगर आपको फील हो कि चलो भाई पार्ट्स ऑफ क्वेश्चंस तो मैंने कवर कर लिए हैं, बट इफ अगर कोई यहाँ पैरा में डालना चाहूँ, लेट्स सपोज
कॉजेज आपने बता दिए, आपने रेमेडीज भी बता दी एथनिक टेंशन की, लेकिन आप चाहते हैं यार थोड़ा बहुत मेरे पास टाइम है, मैंने 20-22 मिनट में कर लिया है, ऑलमोस्ट आंसर तो दे दिया है, तो मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ कि यहाँ पे एक चीज लिख देता हूँ। मैं यहाँ चाहता हूँ एक ऐसा टॉपिक सेंटेंस डाल दूं, लेट्स सपोज व्हाई पाकिस्तानी नेशनलिज्म should be preferred over provincial nationalism, ऐसा कोई टॉपिक, although it's not completely connected to the question, but आप अपने टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग को या अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सेंचुएट करने के लिए ये पैरा डाल दें। वाई पाकिस्तानी नेशनलिज्म और फेडरल नेशनलिज्म इज मोर इंपॉर्टेंट देन और मोर इफेक्टिव देन प्रोविंशियल नेशनलिज्म, ऐसी कोई एक छोटा पैरा डाल दें। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, जस्ट टू कंसोलिडेट ऑन दैट आंसर, थोड़ा ऐसे वाली फीलिंग आ जाए ना, थोड़ा अच्छा लगता है। एंड लास्टली, एक पैरा से ज्यादा नहीं करना आपको, लास्टली कंक्लूजन आता है। अच्छा, हर आंसर में ये आपको चीज याद रखनी है कि हर आंसर में यू हैव टू एंड द आंसर विथ अ पॉजिटिव नोट। आप ऐसे नहीं लिख सकते कि बिकॉज पाकिस्तान में एथनिक टेंशन्स रही हैं तो गवर्नमेंट्स को, फिर वो प्रोविंशियल हो या फेडरल हो, उनको किसी भी सूरत में इंश्योर करना चाहिए कि भाई कोई तसादुम ना हो पंजाबी सिंधी के बीच में, पठान पश्तो बलोच के बीच में, तो ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई वो झगड़े ना होने दे। नहीं, ऐसा नहीं। आपको पॉजिटिव ये लिखना है कि यस देयर हैव बीन टेंशन्स इन द पास्ट between various ethnicities. We have seen clashes. However, the country is heading towards a more progressive, a more cooperative socio-political milieu, and it can be delineated from this and this and that. ऐसे जो है ना, आपको क्लोज कर देना है, आपको एक पॉजिटिव बच्चा अपने आप को दिखाना है एग्जामिनर को। अच्छा, लारे पूछ रही हैं कि कंसोलिडेशन पॉइंट से मेरा मुराद लारे भी ये था कि आप कोई ऐसा पैरा डाल दें जो क्वेश्चन में पूछा नहीं गया लेकिन वो समवॉट टॉपिक से कनेक्टेड हो। फॉर इंस्टेंस, अगर मैंने इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन ये था कि इथनिक टेंशन्स के कॉजेस क्या हैं और इसके सॉल्यूशंस क्या हैं, तो मैंने कॉजेस भी बता दिए, सॉल्यूशन भी बता दिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं और कंसोलिडेट करूं, तो मैं एक पैरा ये डाल दूंगा कि क्यों फेडरल नेशनलिज्म प्रेफर करनी चाहिए प्रोविंशियल नेशनलिज्म के ऊपर। बस एक छोटा सा पैरा, जस्ट टू कंसोलिडेट माई पॉइंट। ये मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ। ठीक है जी। शेरोज ने आपको बता भी दिया है। अब ये जो है ना, एक बेसिक आपके आंसर की समझें सेटिंग है। बहुत से बच्चे डिफरेंट भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली स्पीकिंग आपका हर पेपर, हर ऑप्शनल पेपर, अपार्ट फ्रॉम आईआर और पॉलिटिकल साइंस और फिजिक्स और व्हाट्सएवर, उनके अलावा हर ऑप्शनल पेपर और उसके साथ साथ पाक अफेयर्स का पेपर या करंट अफेयर्स का पेपर, इस्लामियात नहीं, वो डिफरेंट तरीके से समवॉट होता है। तो पाक अफेयर्स, करंट अफेयर्स एंड ऑल ऑफ योर ऑप्शनल्स एक्सेप्ट आईआर एंड पॉलिटिकल साइंस जो 200 मार्क्स के हैं, समवॉट सबकी आंसर सेटिंग इसी बेसिस पे बनती है। ये एक होलसम आंसर आप इसको कहते हैं कि ना सिर्फ आप आंसर के स्टार्ट में एक बैकग्राउंड, एक कोट, कोई मैप बना रहे हैं शुरू में ही, एक थीसिस स्टेटमेंट भी दे रहे हैं कि मैं किस पे बात करने वाला हूं, लेकिन आप एक असिस्टेंस का पेरा भी डाल देते हैं, कंक्लूजन का पेरा भी, तो समवॉट एक मिनी ऐसे आप बना रहे हैं। मैं जब इस्लामाबाद में तैयारी कर रहा था, तो वहां पे एक हमें लेक्चर देने आए थे हमजा शफकात साहब। वो उस टाइम पे डीसी थे इस्लामाबाद के। ए वेट अ मिनट, सॉरी जी। या तो वो हमें ये कह रहे थे कि भाई देखें, आप 4 क्वेश्चन नहीं लिख रहे, आप 4 मिनी एसेज लिख रहे हैं, तो अगर उसी माइंडसेट के साथ आप करंट अफेयर्स भी लिखेंगे, तो जैसे अभी भी आपने देखा होगा कि समवॉट में ऐसे का ही ब्रेकडाउन आपको बता रहा हूँ आंसर में भी, तो वो चीज बड़ी आपको हेल्प करती है, बिकॉज आपके आंसर में एक सिम्फनी जो है वो फील होती है। चलें जी, अब आगे जाते हैं। अच्छा, अब एक और पॉइंट बिफोर वी स्टार्ट अटेम्प्टिंग, बिकॉज ये जरूरी है, बिकॉज आगे जब मैं आंसर्स तोड़ रहा हूं उनमें देर मुझे नहीं लगेगी, मैं ये मेजर चीजें आपको बताना चाहता हूं। देखें, मैप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं किसी भी पेपर का। इफ यू आर गुड एट ड्राइंग एंड आपको 4-5 मेजर मेजर मैप्स पता है, इंडिया पाकिस्तान, कश्मीर का मैप बहुत ईजी है, लाइन ऑफ कंट्रोल आपको पता है किधर है, पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैप, अब जाहिर सी बात है भाई, आप वेनेजुएला का मैप तो याद नहीं करेंगे ना, जो मेजर मेजर टॉपिक्स हैं
मोस्टली पाकिस्तान रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, जैसे हमारे अफगानिस्तान बॉर्डर क्लैशेस हैं, इंडिया के साथ बॉर्डर क्लैशेस हैं, कश्मीर का क्लैश है, वो मैप्स अगर आपको याद हो, इवन अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको मेडिटेरेनियन का मैप आपको याद हो, थोड़े बहुत मैप, फिर गुड। तो अगर वो मैप आप कोई ना कोई कनेक्शन लगा के आंसर में, कश्मीर का इशू है वहां मैप बना दें, आप लाइन ऑफ कंट्रोल बना दें, क्या मसला है, डजेंट मैटर। देखें कॉरेस्पॉन्ड तो टॉपिक को कर रहा है ना वो। तो कश्मीर के क्वेश्चन में अगर कश्मीर का मैप आ जाए, लाइन ऑफ कंट्रोल को आप जो है वो इंडिकेट कर दें उसमें, तो एक 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 वो चीज हो जाती है कि भाई, अगर डॉक्टर साहबा यू नॉट गुड एट ड्राइंग, डोंट अटेम्प्ट इट, मेरा तो यही सजेशन है। बट अगर थोड़ा बहुत मैप आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आप बना सकते हैं, नॉट रियली अ प्रॉब्लम, बट नॉट जस्ट अ वन अप। जैसे इस स्लाइड देखें, इसका टॉपिक पे क्या है, इट्स अ वन अप। वन अप से मुराद के 2-3 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। अच्छा जी, ये तो मैप्स हो गए। देन उसके बाद हम आ जाते हैं आपके हेडर्स, सब हेडर्स, मार्जिन्स। देखें ये जो चीजें होती हैं, ये शायद आपको टीचर्स ना भी कहते हो कि बच्चा कोई मैटर नहीं, कंटेंट मैटर करता है, लेकिन देखें आप भी जब डॉन पढ़ते हैं या कोई ऐसे पढ़ते हैं, कोई टॉपिक पढ़ते हैं, कोई आर्टिकल पढ़ते हैं, उसमें क्लीनलीनेस होगी, हेडिंग सही होंगी, व्हाट्सोएवर। ऑब्वियस सी बात है ना, आपकी क्लीनलीनेस से आपकी पर्सनालिटी एज अ पर्सन भी शो होती है। मुझे अगर कोई पेपर चेक करने के लिए करंट अफेयर्स का आर का देता है ना बच्चा, एंड देन अगर उसकी राइटिंग, सब हेडिंग्स, मार्जिन सही नहीं होती, इधर उधर लफ्ज जा रहे हैं, पता नहीं काटम किटी की हुई है, तो मुझे लिटरली आगे पढ़ने का दिल नहीं करता। तो द पॉइंट ऑफ योर पेपर अटेम्प्टिंग इज टू फैसिलिटेट द एग्जामिनर, facilitate the checker, because he is hell bent on flunking you, on failing you in this exam। ये आपको चीज रखनी जहन में चाहिए। तो जितनी क्लीनलीनेस होगी, आपके सब हेडर्स, मार्जिन खूबसूरत तरीके से लिखी होंगी, तो ऑब्वियसली आपको जो है वो दूसरों से बेहतर स्कोर मिलेगा। इरम कह रही हैं कि कलरफुल मार्कर्स नहीं, इरम आई वुड नॉट सजेस्ट। आप अगर मैप्स के लिए थोड़ा लेट्स सपोज ग्रीन इस्तेमाल कर लें कहीं मार्किंग के लिए, लेकिन ज्यादा कलर पे ना जाएं, ब्लैक ब्लू ग्रीन से ज्यादा ना जाएं, और रेड फॉर दैट मैटर, लेकिन ब्लैक, स्टिक टू ब्लैक एंड ब्लू। पेंसिल से भी रावेला बना सकते हैं, यस पेंसिल से ही बेहतर है मैप बनाना, अगर आप सजेस्ट करूं, अगर अच्छे से आप क्लीन से बना सकते हैं तो। अच्छा जी, नंबर 3 बहुत ही कॉमन सेंसिकल बात है, मैं शायद स्टूपिड लगूं उसको, लेकिन अगेन जस्ट फॉर रिमाइंडर, राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामेटिकल साउंडनेस। अगेन आपका खाका खूबसूरत लगता ही ऐसे है जब आप में ग्रामेटिकल एरर्स ना हो, जब आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अच्छा हो, जब आपका एडजेक्टिव तरीके से आपने इस्तेमाल किया हुआ है। अब लेट्स सपोज जहां पे आपको एक लफ्ज, एक 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 अंग्रेजी का लफ्ज है लेक्सिकोलॉजी, लेक्सिकल अंडरस्टैंडिंग। लेक्सिकल से मुराद ये होता है कि जो एडजेक्टिव जहां पे लगना चाहिए, अब वहां पे वो लगाओ, डोंट बी ओवर स्मार्ट, ठीक है ना। अब फॉर इंस्टेंस अगर आपको कहाँ कहीं पे डैमेज लिखना हो, ठीक है, आपको कहीं पर डैमेज लिखना हो और वहां पे आप डेसिमेट लिख लें, इट इज अ शो ऑफ, ठीक है ना। दोनों का मतलब सेम है कमोपेश, लेकिन डैमेज अच्छा लफ्ज लग रहा है, व्हाई डू यू हैव टू राइट डेसिमेट ऑन दैट। मोस्टली ये भी हो सकता है कि चेकर को पता ही ना हो डेसिमेट का मतलब क्या है, तो ओवर स्मार्ट होने की जरूरत नहीं है। अपनी राइटिंग स्किल्स को खूबसूरत लगे, ताकि बच्चा कोई पढ़े, कोई कोई एग्जामिनर पढ़े, चेकर पढ़े, वो ये समझे कि भाई ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट टू फैसिलिटेट मी विद हिज राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामेटिकल साउंडनेस, ठीक है। तो वो ऑब्वियसली एक वन अप होता है, जिसकी जबान वीक होती है, जो इंग्लिश सही नहीं लिख सकता, जो राइटिंग स्किल्स उसकी अच्छी नहीं है, उसको ऑब्वियसली जो है वो लो स्कोरिंग रिटर्न में उसका स्कोर आता है। तो अगेन दैट इज टू शार्पन योर ओन स्किल्स, वो आप करते रहते हैं, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ टुडेज पेपर, लेकिन जस्ट एन assertion which you people must be aware of, and you should be and you must be। तो मुजम्मिल में समझा नहीं आपका क्वेश्चन की रिपीटेशन किस बात की आप लिख रहे हैं। अच्छा जी, लास्टली वेरी इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ें। मस्ट इंडिकेट वेयर द क्वेश्चन इज स्टार्टिंग एंड वेयर इट इज एंडिंग बाय ड्रॉइंग 2 लाइंस एट द एंड। समझ रहे हैं, जब भी क्वेश्चन खत्म होता है आखिर में 2 लाइनें लगाएं नीचे हॉरिजॉन्टल, एंड देन 2 लाइनें छोड़ के दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करें। जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करें, पेपर के मिड में ब्लैक मार्कर से क्वेश्चन नंबर 1 अंडरलाइन ये भी लिखें। वो बहुत तेज चेक करते हैं आपका पेपर, दे हैव नो टाइम टू फिगर आउट द क्वेश्चन फ्रॉम वेयर द क्वेश्चन इज स्टार्टिंग एंड वेयर इट इज एंडिंग। हो सकता है बहुत से बार ये भी होता है, मैंने सुना है कि सर हमने सवाल ही 5 किए हैं, उसने मार्क्स इससे दिए हैं कि अगर सब में भी 6-6 मार्क्स भी देता फिर भी हमारे मार्क्स क्यूमुलेटिव से ज्यादा आते।
मसला ये होता है कभी कभी वो आपका आंसर स्किप भी कर देते हैं। तो बच्चों जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करें, आंसर स्टार्ट करें, ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 अंडरलाइन दें, एंड जब एंड हो तो उसी दो मार्कर, उसी ब्लैक मार्कर से दो लाइनें दें, देन दो लाइनें छोड़ के फिर से बड़ा क्वेश्चन नंबर 6 लिखें। इससे क्या होता होगा कि आप इंडिकेट कर रहे हैं एग्जामिनर को कि भाई मैंने 4 से 4, जो 4 आपने मांगे 4 ही मैंने लिखे हैं, खुदा का वास्ता है कि स्किप ना करना। लेकिन उसके पास टाइम नहीं होता, वो इंश्योर करेगा कि आपने स्किप किया हुआ है, वो आपको मार्क्स कम देगा। तो या आपके ऊपर ओनस है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जो हैं वो उसको इंडिकेट करें। सर आई हर्ड वी आर नॉट अलाउड टू यूज पेंसिल एंड पेपर। निदा मैंने कभी ये बात सुनी नहीं है, लेकिन अगर आपको ये सुना हुआ है आपने, तो आप पेन इस्तेमाल कर दें। हमने तो यार, मैंने तो पेंसिल इस्तेमाल की थी, बट खैर ठीक है। ऋषा बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ये हो गया। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। अभी बिफोर यू पीपल स्टार्ट कंप्लेनिंग कि हमें पता ही नहीं, तो तभी मैंने पहले आपको पूरा फॉर्मेट दे दिया है कि आर आंसर। तो पहला क्वेश्चन मेरा क्या है बच्चों, नंबर 3, डिस्कस इन डिटेल रीजंस फॉर फ्रेजिलिटी। इसको क्वेश्चन नंबर 3 लिख दें, अगर मेरी तरह 2 ना लिखिएगा आपको मार्क्स कम मिल जाएंगे, गलत हो जाएगा आपको। तो जो यहाँ पे हेडिंग है क्वेश्चन नंबर 3, यहां पर भी वही हेडिंग होगी क्वेश्चन नंबर 3, 2 नहीं है, सही है, तो माय मिस्टेक। तो रीजंस ऑफ इकोनॉमिक फ्रेजिलिटी एंड रेमेडीज, बेसिकली क्वेश्चन का जिस्ट ये है। जी हिरा बिल्कुल क्वेश्चन सही सवाल किया। हिरा ने पूछा है कितने सफे होने चाहिए, मैं लिखना भूल गया, 6 से 8 आर ऑप्टिमम। ऑप्टिमम का मतलब प्रेफरेबल, द बेस्ट, समझे। अगर आगे चले जाते हैं तो 9, बट 9, 10 जब होगा तो थोड़ा अलार्म बेल्स आपके बज जाएंगे, आपका टाइम आपसे मैनेज नहीं हो पाएगा। तो 6 से 8 सफ़े 30 मिनट में आपको लिखने हैं पर आंसर। जाहिर सी बात है, आप जब इसको डिवाइड करेंगे एमसीक्यूज का टाइम निकाल के, तो आपके पास 30 से 35 मिनट रहते हैं पर आंसर। तो 30 से 35 मिनट में आपके से 6 से 8 आपको जो है वो पेजेस लिखने हैं। जी अगेन रिपीट हो रहा है बिकॉज उन्होंने लेट ज्वाइन किया होगा। तो रोमान ने तो पहले ज्वाइन किया है, मैंने उनका मैसेज पढ़ा था। बेटा इसमें पॉलिटिकल साइंस जो है वो नहीं आता, करंट अफेयर्स एंड पाक अफेयर्स आता है। जी आईफोन 6 to 8 पेजेस फॉर वन क्वेश्चन। चलें जी। तो रीजंस ऑफ इकोनॉमिक फ्रेजिलिटी एंड रेमेडीज। अच्छा मैं आंसर्स आखिर में दूंगा क्वेश्चन के, थोड़ा मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, मेरा वो टूट रहा है। ठीक है जी। ओए होए, ये तो बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चंस कर रहे हैं आप। मैं आपको लास्ट में जवाब देता हूँ साइमा, ओके। तो सबसे पहले तो मैंने जैसे आपको कहा कि बैकग्राउंड देना है, तो बैकग्राउंड में कोई कोट आपको डालना है, कोई फैक्ट, कोई स्टेटिस्टिक। इकोनॉमिक तो बहुत, इन्फ्लेशन इतने पे है, एफडीआई गिर गया, बजट डेफिसिट इतना है, ट्रेड डेफिसिट इतना है, कोई भी स्टेटिस्टिक, कोई भी बुक रेफरेंस, कोई भी फैक्ट से आपको स्टार्ट करना है। ये मैंने क्यों फैक्ट स्टेटिस्टिक, अब देखें क्वेश्चन अगर हम देखें, ठीक है, डिस्कस इन डिटेल द रीजंस, नंबर पार्ट 1 आ गया ये, द रीजंस फॉर फ्रेजिलिटी, वीकनेस of economic stability of Pakistan and suggest, number 2, part number 2, and suggest pragmatic remedial measures for ensuring smooth and sustainable economic growth। तो क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्वेश्चंस के पार्ट कितने हैं। दो पार्ट्स हैं बच्चों, रीजंस फॉर इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी एंड रेमेडियल मेजर्स। आ जाएं जी। सबसे पहले मैं बैकग्राउंड दे रहा हूं। सिंस 2008, भाई बिकॉज आप ही है। 2008 से हमारे पास डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं, तो मैं 2008 से ले रहा हूं। ये जस्ट इंट्रो है, बेसिक इंट्रो। आप इसको डिफरेंट तरीके से भी स्टार्ट कर सकते हैं, मैंने अभी आपकी हेल्प के लिए लिखा हुआ है। Since 2008, there have been various ups and downs. The country have gone through constant BOP crisis, balance of payment crisis. We have relied upon external financing. There is an everlasting burden on state-owned enterprises, and there are dozens of policy inconsistencies. So the country obviously is facing a lot of economic fragility. ये मैंने 1 मिनट में आप अब ये पढ़ा है, मुझे नहीं पता, मैंने जब लिखा भी था बैकग्राउंड तो मैंने 30 सेकंड्स में लिखा था। बैकग्राउंड पे ज्यादा टाइम जाया नहीं करना, आपको बेसिक्स बताने हैं, बिल्कुल आपको बताना है। अच्छा, अब एक क्या बात, अब देखिए ये मेरा थीसिस स्टेटमेंट है, मैंने मसला तो बता दिया आपको, ये मसला है 2008 से, ये मसला है, ये मसला है। रेड लाइन इज माय थीसिस स्टेटमेंट कि मैं इस पे भी बात करूंगा, ये मेरा फोकस मेजर है। हाउएवर, कॉमा, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आर शोइंग अ पॉजिटिव ट्रेंड। अब देखें, आपके बैकग्राउंड में ही
एक दो पैराज में बच्चों, आपके बैकग्राउंड में ही मैंने जवाब दे दिया है पूरे आंसर का। आपको एग्जामिनर को भी यही बताना है कि भाई मुझे आंसर लिखने आता है, बैकग्राउंड मेरा देख लो, मेरा स्टार्टिंग पैराग्राफ देख लो। कैसे स्टार्टिंग पैराग्राफ हो रहा है? सिंस 2008 there have been various ups and downs for Pakistan's economy. For instance, there have been constant balance of crisis, their balance of payment crisis. The country has relied on excessive external financing. There is an ever rising burden of state owned enterprises and multiple policy inconsistencies. However, economic indicators are showing a positive trend in the recent past, in the recent years. नहीं 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 राबेल, ऐसा नहीं, ये रेड पेन से नहीं लिखना। ये जो मैंने रेड से लिखा है वो आपको रेड से नहीं लिखना। ये आपका थीसिस स्टेटमेंट है आंसर के स्टार्ट का, तभी मैंने उसको रेड किया हुआ है। ओ भाई ऐसे नहीं करना यार, ये थीसिस स्टेटमेंट है, ठीक है राबेल? अच्छा अब मैं आ जाता हूं, मैंने क्या कहा था, क्वेश्चन के पार्ट पे भी आपको 6 से 8 पैराग्राफ लिखने। क्वेश्चन के पार्ट स्टार्ट हो गए पैराग्राफ के बाद। रीजंस ऑफ फ्रेजिलिटी या रीजंस फॉर इकोनॉमिक फ्रेजिलिटी या इकोनॉमिक वीकनेसेस। देखें, पॉलिसी इनकंसिस्टेंसी, ये मेरी अपनी रीजनिंग है, आपकी डिफरेंट हो सकते हैं। दिस इज जस्ट टू हेल्प यू कि कैसे मैंने तोड़ा है। कि भाई एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आती है वो एक करती है, दूसरी आती है वो दूसरा पॉलिसी कर लेती है। एक बोलती है हमें बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम करना है, दूसरी बोलती है नहीं नहीं इसकी फंडिंग कम कर दो, हमें तीसरा कम करना है। डजंट रियली मेक सेंस। तो पॉलिसी इनकंसिस्टेंसी, एक बोलता है नवाज शरीफ के पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद, इमरान खान आके बोलता है नहीं नहीं अभी थोड़ा हम अपने आप पे देखते हैं, सी पैक का थोड़ा काम कम हो गया उस गवर्नमेंट, उनकी गवर्नमेंट में, अभी फिर से वो रिवाइव हो गया। तो ये जो पॉलिसी इनकंसिस्टेंसी है ये आप फेडरल लेवल पे बहुत देखेंगे व्हेन डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज कम। ठीक है। अब नंबर 2, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। आईएमएफ के साथ हमने 22-23 जो हैं वो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के वो पेमेंट्स, जिसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में आईएमएफ 23 या 24 बार हमने आईएमएफ से लोन लिया है सिंस द स्टार्ट ऑफ आवर इंडिपेंडेंस। बट वो भी एक बहुत बड़ा मसला है हमारे इकोनॉमिक फ्रेजिलिटी पे, बिकॉज डेट रीपेमेंट्स करनी है। फेडरल बजट आप देखेंगे तो 60-70% आपका फेडरल बजट जो है वो डेट रीपेमेंट्स में जाता है, सही है। नंबर 3 इज गवर्नमेंट्स ह्यूज एक्सपेंडिचर, द शेयर साइज ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट इज ह्यूज, तो उसकी वजह से भी बर्डन पड़ता है। वीकर टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे जो आईआरएस के बैचमेट्स हैं, जो एफबीआर का पूरा अदारा है, कस्टम्स एंड आईआरएस का, वो 11-12 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपीस कलेक्ट करता है, लेकिन पोटेंशियल हमारे मुल्क की 20 ट्रिलियन तक भी जा सकती है, क्योंकि हमारी 60-70% इकोनॉमी ब्लैक मार्केट है। इट इज नॉट ऑन द आईआरएस पोर्टल, इट इज नॉट ऑन एफबीआर पोर्टल। तो एक वीकर टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से भी हमारी एक मैं लास्ट में जवाब दूंगा सब क्वेश्चंस के, आई एम लीडिंग देम, ओके। नंबर 5, लो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो हमारी बाहर से इन्वेस्टमेंट्स आती हैं वो भी कम है ड्यू टू मल्टीपल फैक्टर्स, टेररिज्म, पावर, टैरिफ्स, टैक्स, वीकर टैक्स नेट्स व्हाटसोएवर। तो ये आपकी रीजंस आ गए फ्रेजिलिटी के। अब हम आते हैं रेमेडियल मेजर्स पे, जो कि दूसरा पार्ट था क्वेश्चन का। क्या था? अब देखें, एक चीज को आपको सोचना है, जो आपने फ्रेजिलिटी के रीजंस दिए हैं तो आपको सॉल्यूशंस भी उसके ही देने हैं। तो थोड़ा ये माइंड में रखिएगा, ऐसा ना हो कि आप बोलें कि भाई मसला पॉलिसी इनकंसिस्टेंसी में और जवाब आप दें कि भाई आपको टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर करना है। तो आपको जब आपने रीजन दिया है कि भाई पॉलिसी इनकंसिस्टेंसी है, तो उसी के जवाब में आपको बोलना है कि होमोजेनस पॉलिसी होनी चाहिए। गवर्नमेंट्स को ये रखना चाहिए जहन में कि जो पिछली गवर्नमेंट ने बजट एलोकेट किया हुआ है, ह्यूमन रिसोर्स को एम्प्लॉय किया हुआ है, कोई अलायंस किया हुआ है, कोई ट्रीटी साइन की हुई है, तो उसको आप कंटिन्यू करें, क्योंकि आपकी इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इससे बूस्ट होता है। जैसे इन्वेस्टर्स को ये लगेगा कि भाई पीटीआई गवर्नमेंट है तो ये होगा, पीएमएलएन की होगी ये होगा, तो वो इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे। तो होमोजेनस पॉलिसी को इंश्योर करना चाहिए सक्सेसिव गवर्नमेंट्स को। उसके बाद बूस्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन, एनकरेज स्पेंडिंग कल्चर, अपने मुल्क में मनी जनरेशन करें। वो कैसे बनेगी? जब डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ेगी, आपका कंज्यूमर जब सस्ती चीजें खरीदेगा, वो पैसे खर्च करेगा तो टैक्स बढ़ेगा, टैक्स बढ़ेगा तो हुकूमत के पास क्वेश्चन आएगा, हुकूमत के पास क्वेश्चन आएगा तो हुकूमत डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करेगी। सही है, बहुत ही सिंपल सा। नंबर 3, स्पीड अप प्राइवेटाइजेशन टू शेड बर्डन। अभी आपने पढ़ा होगा पीआईए को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, स्टील मिल्स को प्राइवेटाइज कर रहे हैं। गवर्नमेंट्स का काम नहीं है मुल्क के बिजनेस को चलाना, मुल्क के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को बेहतर करना है थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन। मुल्क के बिजनेसेस को चलाना गवर्नमेंट्स का काम नहीं है। तो
प्राइवेटाइजेशन को और एक्सेलरेट करें ताकि आपके पेरोल से बर्डन कम हो। स्ट्रेंथन करें टैक्स लॉस को। देखें ऊपर रीजंस के ही जवाब आ रहे हैं। स्ट्रेंथन करें टैक्स लॉस को, कलेक्शन को, इंक्रीज करें फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स बाय टैकलिंग डोमेस्टिक पावर कट्स। मतलब अपने मुल्क के अंदर के जो लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं, टैक्स क्या निज़ाम है, कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्टेशन का मसला है, उसको बेहतर करें ताकि आपके मुल्क में एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट का बढ़ावा हो। अब देखें बच्चों, बहुत ही खूबसूरत आंसर लिख दिया हमने, क्वेश्चन का हमने जवाब दे दिया है। कंक्लूजन देखें मैंने क्या लिखा है, यहां पे आपको पॉजिटिव होना है। हम बोलेंगे एज पाकिस्तान इज अ relatively younger country in this region, it is still trying to find its mark, it is still trying to find its ground in the economic। मास कम्युनिकेशन लेवल। अच्छा जी, स्टिल फाइंडिंग इट्स ग्राउंड। एंड अगर डेमोक्रेटिक कंसिस्टेंसी रही मुल्क में, सक्सेसिव डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स रही, पॉलिसी कंसिस्टेंसी आई, तो देयर इज हाईली लाइक्लीहुड, देयर इज हाई लाइक्लीहुड कि इकोनॉमिक फ्रेजिलिटी और कम होगी और मुल्क और तरक्की करेगा। मैंने आपको शुरू में बोला था एंड करना है पॉजिटिव नोट पे। ठीक है जी। सब जवाब मैं लास्ट में आपको दूंगा। एमएमटी साहब मुझे कह रहे हैं कि आई एम नॉट ऑडिबल, तो मुझे बताएं एम आई नॉट ऑडिबल, कोई मुझे बता दे। एमएमटी साहब हैं या साहिबा हैं, वो कह रही हैं कि देख चलें आई एम ऑडिबल, तो एमएमटी साहब या साहिबा आई एम ऑडिबल। चलें जी। अम, शाहनूर कहती हैं कि कहते हैं या हैं, आई डोंट नो। तो क्वेश्चन वन की वो आपको से स्लाइड शेयर हो जाएंगी, डोंट वरी, आई एम नॉट वेस्टिंग माय टाइम अगेन। पीछे जाके आगे जाते हैं बच्चों, वी विल कम बैक। अच्छा जी, फिर था क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, नॉट 3, क्वेश्चन नंबर 4। अब 4 पढ़ते हैं पहले। अच्छा जी, नंबर 4 पढ़ें। डिस्कस द कॉन्टोर्स ऑफ पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक रिलेशंस विद इंडिया एंड अफगानिस्तान इन डिटेल। डू यू foresee any serious security challenge from these neighbors in near future? Explain your opinion with scholarly evidences। सबसे पहले तो स्कॉलरली एविडेंस किस चीज को कहते हैं? या तो किसी फॉरेन जर्नल की कटिंग हो, या किसी बुक का रेफरेंस हो, या कोई कोट हो, ये सब आपके स्कॉलरली एविडेंसेस हैं। अच्छा, तो सवाल के बेसिकली दो पार्ट्स हैं। डिस्कस द कॉन्टोर्स ऑफ पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक रिलेशंस विद इंडिया एंड अफगानिस्तान, के हम हमारा मुल्क के साथ क्या रिश्ता है स्ट्रेटेजिक, देखें। नंबर 1 पार्ट ये है। दूसरा ये है कि क्या हमें उन दोनों मुल्कों से कोई सिक्योरिटी चैलेंज है इन द नियर फ्यूचर, ये आपका जवाब होना है। ठीक है, दो बेसिकली पार्ट्स हैं। आ गया जी। कॉन्टोर्स ऑफ पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक रिलेशंस विद इंडिया अफगानिस्तान एंड सिक्योरिटी चैलेंज फ्रॉम बोथ इन द फ्यूचर। बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में हम बताएंगे पाकिस्तान की एक हिस्ट्री रही है। पाकिस्तान हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री विद अफगानिस्तान। वी वर इन अफगानिस्तान इन द 80s by supporting the mujahideen. Similarly, we recognized the Taliban's regime in 96 to 2001. Then we were active NATO partners in Afghanistan's war on terror. So Afghanistan does have history with Pakistan, and it has its negative ramifications with us also. Similarly, on our eastern border, we have our neighbor India, which has a long history of wars with us. ऐसे ऐसे करके ये आपको चीज लिखनी है। एक छोटा एक दो पैरा आ जाएंगे, बिकॉज दो मुल्क हैं, तो यू कैन ऑल्सो राइट 2 पैराग्राफ्स हियर। एंड लास्टली आपको थीसिस स्टेटमेंट में देखें मैंने लाइन, both regimes are constantly trying to disturb Pakistan's stability. This is the state narrative. We have to write the state narrative, and we have uh, our entire arguments for it कि भाई दोनों मुल्कों से जो है हमारी डिस्टर्बेंस आती है, ये हमारा स्टेट नैरेटिव है। हम जवाब में भी वही लिखेंगे। ठीक है, वी आर गोइंग टू बी ब्यूरोक्रेट्स, सो वी विल बी फॉलोइंग द स्टेट नैरेटिव। हम अपना नैरेटिव नहीं देंगे यहाँ पे, हमें स्टेट नैरेटिव देना है, क्योंकि स्ट्रेटेजिक बातें हो रही हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ये हो गया आपका बैकग्राउंड। मैंने आपका थीसिस स्टेटमेंट दे दिया, छोटा सा अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान के साथ जो है मैंने आपकी एक हिस्ट्री भी बता दी। अच्छा, गिव मी अ सेकंड प्लीज।
अच्छा जी, सॉरी। ओ फराह ने अच्छा क्वेश्चन किया है, मैं आपको लास्ट में बोलता हूँ नहीं, लेकिन फराह टू आंसर योर क्वेश्चन, नो यू कांट। ठीक है जी। अब हम आते हैं क्वेश्चन के पार्ट पे। चैलेंज फ्रॉम अफगानिस्तान। देखें, सवाल था ना कि अफगानिस्तान और इंडिया की तरफ से क्या चैलेंज है, तो हम उसको 200 में तोड़ें। अफगानिस्तान की तरफ से चैलेंज क्या है, कोई कोड डाल दें स्कॉलरली, अगर आपको कोई चीज पता हो, कोई जनरल स्टेटमेंट आपको पता हो व्हाट्सोएवर, वो आपको डालनी है, अगर आप डाल सकते हैं। देन अफगान तालिबान का सपोर्ट है टीटीपी को, स्टेट पॉलिसी हमारी, हम इसको मानते हैं, हमारे पास एविडेंसेस हैं, हमारी फौज अभी भी लड़ रही है। फितना है ख्वारिज, तो अफगानिस्तान की जो तालिबान रजीम है उसको सपोर्ट करती है। दिस इज अ सिक्योरिटी चैलेंज विच वी फेस राइट नाउ एंड विच वी कैन फेस इन द फ्यूचर। नंबर टू, इंसर्जेंसी। नंबर थ्री, 2.3, इंसर्जेंसी इन केपी एंड बलूचिस्तान, वहां पर भी जो है वो अफगानिस्तान बॉर्डर लगता है, तो हमें वहां पर भी डर है। नंबर फोर, नंबर 2.4, 2.34, सॉरी, दो बार 2.3 आ गया है। तो खैर, इंटरनल डिस्प्लेसमेंट भी हो सकती है बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में, जिससे और हमें सिक्योरिटी चैलेंजेस आ सकते हैं। देन उसके बाद मैंने देखा है इंक्रीज टेरर अटैक्स इन मेट्रोपॉलिटन्स। अफगानिस्तान देखें, अभी भी इस्लामाबाद में जो बम फटा है वो भी हमने टीटीपी ने जो है ना क्लेम किया है, तो वो क्या है, वो मेट्रोपॉलिटन में हो रहा है ना। सिमिलरली हमारे टेरर अटैक्स बढ़ सकते हैं एलईएस पे, हमारी फेडरल कॉन्स्टेबलरी, हमारे फ्रंटियर कोर, हमारी आर्मी, हमारी पुलिस, सब पे, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पे वहां से हमले होते हैं। और हमारे पास प्रूफ्स हैं, हमारे स्टेट पॉलिसी है, हमारे स्टेट का नैरेटिव है कि ऑल दिस अटैक्स, ऑल दिस सेफगार्ड्स हैव बीन प्रोवाइडेड बाय द अफगान तालिबान रजीम। तो ऑब्वियसली हमें जो है एक ये स्टेट का भी, स्टेट लेवल पर भी खतरा है। गिव मी अ मिनट प्लीज, आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ कॉल्स, आई हैव टू टेक दिस कॉल। जी जी, मैं आपको नहीं बोल रहा था, आई वाज सेंडिंग अ वॉइस नोट, तो मैंने खुद से माइक म्यूट किया था। डोंट वरी, कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगी। अच्छा, अच्छा जी, ये मैंने बोल दिया। अब इंडिया, इंडियन साइड का मैंने लिखा है चैलेंज फ्रॉम इंडिया। यहाँ पर भी कोई कोड, कोई ऑथर आपको पता हो आप डाल सकते हैं, अगर। खैर, उसके बाद फितनतुल हिंदुस्तान, हमारी स्टेट पॉलिसी है, आपको यहाँ भी लिखना हुआ है कि अवर स्टेट इज, the government of Pakistan is on record claiming that all these attacks that are happening inside our territory, all these terror attacks that are happening inside our territory by the Baloch separatist movements are funded by Indian government, and the Pakistani state names this disturbance as Fitnatul Hindustan. तो ऑब्वियसली एक हमें चैलेंज है। देन वाटर सिक्योरिटी, अगेन इट्स अ सिक्योरिटी चैलेंज, लाइक वाटर सिक्योरिटी भी तो सिक्योरिटी है ना, तो सिर्फ टेररिस्ट अटैक्स तो नहीं है। तो ऊपर पानी बंद करते हैं, धमकियां देते हैं, इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानते, ये वो भी फ्यूचर में एक चैलेंज हो सकता है। इस पे भी आप जवाब में लिखेंगे तो आपके, आपका जवाब मल्टी एंगल्ड हो। डिप्लोमेटिक आइसोलेशन अटेम्प्ट्स, आपको ये इल्म होगा कि इंडिया हर फोरम पे पाकिस्तान की बैड माउथिंग करता है, वो भी एक सिक्योरिटी चैलेंज है। हमें हमें भी लॉबिंग करके उसको जवाब देना है, थ्रू एससीओ, थ्रू ब्रिक्स या व्हाट्सएवर, जहां पर भी हम डायलॉग पार्टनर हैं। देन नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट, 3.5, इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, IOJK। तो जो भी IOJK में इंस्टेबिलिटी है, सही है, मकबूजा जम्मू एंड कश्मीर में, उसकी वजह से एजेके की तरफ भी इंस्टेबिलिटी आ सकती है। इंडिया कैन इजीली गो थ्रू दैट बॉर्डर लाइन ऑफ कंट्रोल के बाद, लाइन ऑफ कंट्रोल को फलांग के कहीं से सुरंगें निकाल के वहां पर भी हमारे साथ मसले हो सकते हैं,
क्योंकि आजकल तो ट्रांस बाउंड्री है टेररिज्म का इशू, तो हमें ये भी डर है कि इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर से इंस्टेबिलिटी एजेके में भी आ सकती है। यहाँ पर जो बच्चों की जिनको मैप याद होगा, यहाँ पे कश्मीर का मैप बना दे, बहुत ही खूबसूरत, आपको 2-3 मार्क्स एक्स्ट्रा भी मिल सकते हैं इस तरफ। ठीक है जी। एंड देन लास्टली, ये जवाब तो हमने दे दिया है, अब मैं कंक्लूजन पे आ रहा हूं। तो मैं क्या चाहूंगा कि भाई एक रिन्यूड नेशनल एक्शन प्लान बनना चाहिए, एक ऐसी इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी हमारी होनी चाहिए जो हमारे ईस्टर्न एंड वेस्टर्न बॉर्डर पे इंश्योर करे कि स्टेबिलिटी हो। इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स हमें करनी चाहिए, चाइना, रशिया, बड़े बड़े मुल्कों को इन्वॉल्व करना चाहिए, पार्टनर्स डायलॉग करना चाहिए नेबर्स के साथ, बड़े बड़े मुल्कों को उनके गुड ऑफिस को जो है इस्तेमाल करना चाहिए, जो आके इनसे हमें हेल्प करे, हम हमारी इनसे बातें करवाए। अफगानियों को और इंडियंस को ये बोले कि भाई इंतशार फैलाना पाकिस्तान के अंदर बंद करो, ये वो। तो ऐसे आपको एक पॉजिटिव क्लोजर देना है। अब देख रहे हैं वो पीछे जो फॉर्मेट मैंने आपको पढ़ाया, वो इधर भी जो है हमने सेम फॉर्मेट को अप्लाई किया हुआ है। क्वेश्चंस लिखते जाए, मैं आपको पढ़ रहा हूं लेकिन जवाब मैं आखिर में दूंगा। तो जिनके क्वेश्चंस हैं वो आखिर तक उनको बैठना पड़ेगा, बीच में जवाब नहीं देने वाला मैं। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलें, यहां पे मैंने सही 6 पढ़े आप। डिस्कस द इमर्जेंस ऑफ एससीओ एंड ब्रिक्स एज अ चैलेंज टू अमेरिकन पॉलिटिकल इकोनॉमिक डोमिनेंस इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। अब एससीओ और ब्रिक्स दो एंगल्स हैं इस क्वेश्चन में, कि अमेरिकन जो यूएस की सियासी और मुआशी डोमिनेंस है दुनिया की पॉलिटिक्स में, कैसे ये दोनों उसको चैलेंज करते हैं। नंबर 1 पार्ट ये है। नंबर 2 पार्ट ये है कि कौन से मेजर्स वी कैन टेक, सॉरी, कौन से मेजर्स द यूनाइटेड स्टेट्स कैन टेक टू काउंटर देम। चलें, तो दो पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। देखें, सबसे पहले बैकग्राउंड आपको देना है कि ब्रिक्स एंड एससीओ क्या हैं। ब्रिक्स में 6 हैं, एससीओ में 10-12 मुल्क हैं, दोनों जो हैं मेजर 9। अब देखें, ये आप पहले बताएंगे ना, ब्रिक्स में ये हैं, एससीओ में ये हैं, बहुत बड़े इदारे हैं, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये वो करके फिर हम आ जाते हैं थीसिस स्टेटमेंट पे। BRICS and SCO are two major non-US led organizations. The emergence of both have significantly hurt US's global political and economic ambitions. तो ये आपकी थीसिस स्टेटमेंट है, बैकग्राउंड में ही आपने दे दी है। तो आप जो हैं उसको यहीं पे भी बैकग्राउंड में मतलब बता रहे हैं एग्जामिनर को कि भाई दोनों मेजर नॉन यूएस लेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दोनों में यूएस नहीं है, तो उन्होंने सिग्निफिकेंटली हर्ट किया है। अब आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो बोलेंगे सब ब्रिक्स हैं और एससीओ है, तो अब दोनों का अलग अलग हम निकालें कि कैसे एससीओ हर्ट कर रहा है पॉलिटिकली, कैसे ब्रिक्स हर्ट कर रहा है पॉलिटिकली, फिर कैसे एससीओ इकोनॉमिकली हर्ट कर रहा है, फिर कैसे ब्रिक्स इकोनॉमिकली। नहीं, ऐसे जाएंगे ऐसे बन जाएगा, आपका टाइम मैनेज नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको दोनों को मर्ज कर देना है, दोनों ऑर्गेनाइजेशंस। तभी मैंने देखे हैं शुरू में क्या बोला है, टू मेजर नॉन यूएस लेड ऑर्गेनाइजेशंस। तो मैंने एग्जामिनर को यह बता दिया है कि दोनों के कॉन्टोर्स सेम हैं, दोनों नॉन यूएस लेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो दोनों को हम इकट्ठा ही बताएंगे पूरे आंसर में। अलग अलग हमने कर दिया तो आंसर आपका 25 पेजेस का हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पे अगर आपको याद हो तो फॉर्मेट में मैंने क्या बोला कि असिस्टेंस का टॉपिक आपको डालना है। ठीक है, यहां पे मुझे फील हुआ कि यार मैं क्वेश्चंस के पार्ट्स के बाद नहीं डालता हूं, मैं क्वेश्चंस के ऊपर डालता हूं, कहीं कहीं आपकी कॉमन सेंस भी इस्तेमाल होगी क्योंकि आप सिम्फनी बना रहे हैं आंसर में। तो असिस्टेंस का पार्ट, वो जो एक्स्ट्रा पैरा का पार्ट था जो मैंने आपको शुरू में फॉर्मेट में बताया था, जो कि पीछे स्लाइड्स में भी है, वो मैंने ऊपर रख दिया है इस बार। देख रहे हैं आप, जो कि क्वेश्चन में चीज नहीं पूछी गई। ठीक है, ब्रिक्स एंड एससीओ हाइफन एडवोकेट्स ऑफ अ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। अब देखें, यूएस जो है वो मल्टीपोलरिटी में बिलीव नहीं करता। यूएस बिलीव करता है अ मल्टीपोलर वर्ल्ड विच इज लेड by the United States of America. Although, on the other hand, Russia and China both advocate of a multipolar world order without US leading them. तो ब्रिक्स एंड एससीओ में एक कॉमन ट्रेंड ये है कि दोनों जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो एडवोकेट करती हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को। ये आपको ऊपर इसलिए मैं डाल रहा हूं बिकॉज आपके आंसर का जो बैक है, जो फाउंडेशन है, वो इस पूरे पैराग्राफ पे बेस कर रहा है। समझ रहे हैं? इट विल बी मेकिंग सेंस टू ऑल ऑफ दोज पीपल who study current affairs or who are avid readers of Dawn or any political magazine. ठीक है, तो वो आपको बेसिस बनाना है, तो मैंने असिस्टेंस का टॉपिक ऊपर डाल दिया है। दिस इज अप टू यू। मैंने जैसे बोला कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, एक जेनरिक मैंने फॉर्मेट दिया था, तो आप ऊपर भी ला सकते हैं अगर आपको कन्वीनियंट लगे।
उसके बाद थ्रेट क्या है यूएस को, ये पार्ट था। देखें, एससीओ इज टर्निंग ऑफेंसिव, ये आपको एक पार्ट हो गया कि भाई अभी चाइना डे परेड हुई थी, आपको याद हो, उसमें शी जिनपिंग, शहबाज शरीफ साहब भी थे, किम जोंग उन भी थे, आपके व्लादिमीर पुतिन भी थे, वो सब वहां पर गए थे। चाइना ने अपना मिलिट्री मसल्स, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, अपने टैंक्स, अपने रॉकेट्स, अपने फ्रिगेट्स, पता नहीं क्या क्या पूरे वहां पे शो पे लगाए हुए थे। तो एससीओ जो कि एक एंटी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन के टाइम पे स्टार्ट हुआ, अब वो हो सकता है एक डिफेंस पैक्ट भी हो जाए, तो यूएस को बहुत बड़ा ये थ्रेट है। अब देखें ब्रिक्स को मैंने छेड़ा है, ब्रिक्स जो है वो सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमिक कॉपरेशन है इन ऑर्गेनाइजेशंस को देखा जाए। क्यों? क्योंकि ब्रिक्स में ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड आपकी साउथ अफ्रीका आती है। तो अगर आप इन सबको अगर ऐसे देखेंगे मुल्कों की जीडीपी निकाल के, तो दिस इज द बिगेस्ट इकोनॉमिक यूनियन विदाउट यूएस इन इट, तो ऑब्वियसली इट्स अ थ्रेट। तो इनकी कोई भी कॉपरेशन होती है, लेट्स सपोज दे वांट टू इंट्रोड्यूस डिजिटल युआन, और दे वांट टू इंट्रोड्यूस अ फ्री ट्रेड मार्केट और अ टैरिफ फ्री जोन बिटवीन दीज ह्यूज इकोनॉमीज, तो ऑब्वियसली यूएस के डॉलर को, उसकी इकोनॉमिक डोमिनेंस को एक थ्रेट हो सकता है। जी फराह बिल्कुल सही कह रही हैं। उसके बाद हम आते हैं नंबर 3, ईस्टर्न कंट्रीज नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन नेटो वेस्टर्न मसल। ईस्टर्न कंट्रीज से मुराद आपका पूरा गल्फ का रीजन, जिसको हम मिडिल ईस्ट कहते हैं, गल्फ कहना चाहिए लेकिन जिसको हम मिडिल ईस्ट कहते हैं, और पूरा एशिया, ये वाला रीजन, वो पूरा रीजन जो है ना, अब नो लॉन्गर वो नेटो वेस्ट वेस्ट पे अब नहीं रिलाय करता, वो अब चाइना के डिफेंस टैंक्स पे, चाइना के मिलिट्री मसल पे रिलाय करता है, एससीओ पे रिलाय करता है। तो हर कोई चाहता है कि हम डायलॉग पार्टनर एससीओ के बने, अफगानिस्तान भी बन गया है, मंगोलिया भी बन गया है, ईरान भी हुआ है, इंडिया भी हुआ है, पाकिस्तान भी हुआ है, तो सब चाहते हैं कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स भी हो गए। देयर आर टॉक्स के अफ्रीकन मुल्क भी आएंगे एससीओ में। तो जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं वो अब ज्यादातर नेटो एंड वेस्टर्न मसल पे रिलाय नहीं कर रहे, विच इज अगेन एन यूएस थ्रेट टू यूएस। एंड लास्टली, वेरी इंपॉर्टेंट, एससीओ एडवोकेटिंग साउथ साउथ पार्टनरशिप। एससीओ से मुराद देखें, चाइना बीइंग द बिगेस्ट कंट्री ऑफ एससीओ, वो स्पेयर हेड भी करता है एससीओ को, जिसे नेटो को यूएस करता है। तो ऑब्वियसली वहां पे जो चाइना का बीआरआई है वो एससीओ के थ्रू जो पूरा साउथ साउथ है, जो कि इनका ओरिजिनल प्लान भी है कि पूरे आपके गल्फ के रीजन को, अफ्रीका को, साउथ वाला जो पूरा रीजन है उसको कनेक्ट करना है थ्रू बीआरआई। तो वो एससीओ जो है वो एडवोकेट जो कर रहा है, कभी भी यूएस ने अफ्रीका में इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया, मिडिल ईस्ट में तभी इंटरेस्ट दिखाया जब इसको तेल चाहिए होता है, जब इसको बेड़ा गर्क करना होता है वहां पे रजीम्स का। तो लेकिन एससीओ बाय द प्लेटफॉर्म गिवन टू एससीओ बाय चाइना, बीआरआई वहां पे जा सकता है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स की जो टोटल एक क्यूमुलेटिव कॉस्ट है वो 4 से 8 ट्रिलियन डॉलर की है उनका एम्बिशन। तो इट इज नॉट जस्ट रिलेटेड और लिमिटेड टू सी पैक, तो उनका आगे प्लान ये भी हो सकता है, विच इज अगेन अ थ्रेट टू यूएस, क्योंकि यूएस को ये भी थ्रेट है कि ये ना हो कि चाइना उसका रोल अज्यूम कर ले ग्लोबल फिनोमेनन का। अच्छा जी, लास्टली, हाउ कैन यूएस काउंटर अगेन, दूसरा पार्ट है। देखिए, यूएस को डायलॉग एक्सेलरेट करना चाहिए विथ इट्स की पार्टनर, इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, नेटो, ताकि एससीओ या ब्रिक्स के इवन जो मेंबर हैं, आप ब्राजील को देख लें, अगर आप साउथ अफ्रीका को देख लें, यूएस के साथ ये भी पार्टनर्स रहे। तो जो भी ऐसे मुल्क हैं, पाकिस्तान से यूएस बहुत करी फेवर कर रहा है आजकल, आपने देखा होगा। तो यूएस को ये चाहिए कि चाइना एंड रशिया के अलावा जो भी दूसरे मुल्क हैं उनसे अपना पार्टनर, अपने अपना डायलॉग एक्सेलरेट करे, ताकि थोड़ा बहुत वो एक 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 हम आंगी आए। नंबर 2, सरेंडर करे इट्स प्रोटेक्शनिस्ट डिमीनर। अब इसका मतलब क्या है? ट्रंप बिंग ट्रंप, भाई ट्रेड वॉर करनी है, मुझे जंग रोकनी है, तो मैं ये करूंगा, तो मैं वो करूंगा, तो मैं पता नहीं क्या कर, तो ये प्रोटेक्शनिस्ट है ना, प्रोटेक्ट करना है यूएस को, ट्रेड वॉर करनी है, इसको यूएस को खत्म करना पड़ेगा, उसको अपने बाजू खोलने पड़ेंगे, उसको अपने आर्म्स खोलने पड़ेंगे, दूसरे गरीब मुल्कों को, डेवलपिंग अंडर डेवलपिंग मुल्कों को ये बोलना होगा, देखें मैं प्रोटेक्शनिस्ट नहीं हूँ, आपको इमिग्रेशन करवानी है मेरे पास आ जाएं, आपको पैसे चाहिए मैं आईएमएफ को बोल दूंगा, आपको प्रोजेक्ट्स करवाने हैं मैं वर्ल्ड बैंक को बोल दूंगा, आप में जंग हो रही है मैं सिक्योरिटी काउंसिल का वीटो इस्तेमाल कर लूंगा। तो आप थोड़ा ओपन माइंडेड सुपर पावर बने, जो कि आप जनरली बोलते भी हैं कि मैं हूं, तो वो प्रोटेक्शनिस्ट डिमीनर अगर आप छोड़ेंगे, तभी आप, क्यों ये मुल्क आगे, क्यों देखें पाकिस्तान चाइना के साथ क्यों नजदीक हुआ, क्योंकि यूएस ने उसको मरून किया। मरून से मतलब क्या है? उसको बीच में छोड़ दिया। ईरान क्यों एंटी यूएस ज्यादा हो रहा है? क्योंकि यूएस का ऑफेंसिव डिमीनर हो गया है बहुत, तो उस डिमीनर को यूएस को खत्म करना चाहिए।
सवाल लिखते रहें, आई विल आंसर एट द एंड। नंबर 3, रियलाइज द ग्लोबल रियलिटीज एंड इनिशिएट डायलॉग। देखें, गॉन आर द डेज जहां पे यूएस वाज द सोल इकोनॉमिक पावर ऑफ द वर्ल्ड। अब आप देखेंगे, फील होगा आपको कि ट्रेड वॉर का सबसे ज्यादा नुकसान यूएस को ही हुआ। तो चाइना हो गया, जर्मनी, जापान, इंडिया, साउथ कोरिया, दीज आर ह्यूज मार्केट्स, आर इमर्जिंग मार्केट्स। तो आज 10-15 साल के बाद यूड सी शायद चाइना की इकोनॉमी भी 28-27 ट्रिलियन डॉलर हो जाए। यू नेवर नो, ऑल्दो इट इज स्लोइंग डाउन, बट देयर इज ऑलवेज अ प्रोबेबिलिटी, राइट? तो आपको यूएस को ग्लोबल रियलिटीज को अंडरस्टैंड करना चाहिए। नंबर 4, इजराइल यूक्रेन सपोर्ट। जो यूएस इजराइल को सपोर्ट करता है उससे मुस्लिम दुनिया यूएस से नाराज है। तो अगेन देन दे स्विच देयर अलायंसेस और अलीजेंसेस टू चाइना और रशिया। सिमिलरली यूक्रेन का सपोर्ट जो यूएस करती है उससे रशिया बहुत एंगर होता है, और जैसे ही रशिया एंगर होता है तो अगेन वो एक्सेलरेट करता है अपना एससीओ एंड ये, एंड देन वो यूरोप की गैस बंद कर देता है। तो इससे यूएस को जो है ना, इन चीजों से भी अपनी रेपुटेशन बचानी चाहिए। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट यूक्रेन और इसराइल में यूएस के ही पांव पे गिरनी है, तो उस चीज को भी यूएस को छोड़ना चाहिए या स्मार्ट मनूवर करना चाहिए इन चीजों को, ताकि दुनिया के दूसरे मुल्कों को ये लगे कि यूएस इज अ रिस्पॉन्सिबल पावर विच रिस्पेक्ट्स ह्यूमन राइट्स एंड कॉपरेशन। ठीक है जी, ये आपके सवाल को हमने तोड़ दिया है। अब जो है हम आते हैं लास्ट पार्ट पे, वाई मल्टीपोलैरिटी इज बेनिफिशियल। ये आपका एंड है कि हम अब यही लिखेंगे कि देखें, बिल्कुल थ्रेट है एससीओ एंड ब्रिक्स यूएस को, यूएस बहुत कुछ कर सकता है लेकिन अल्टीमेटली हमें पॉजिटिव नोट पे एंड करना है। तो हम ये लिखेंगे कि देखें, मल्टीपोलैरिटी इज द वे फॉरवर्ड। इमर्जिंग मार्केट्स हैं, डेवलपिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, और इवन अगर डेवलपिंग कंट्रीज अफ्रीका में है, इंडोनेशिया आप देख लें, they have huge potential to get on the world stage, and there always must be cooperation at the end of the day and not conflict or economic competition। ये वो करके आपको मल्टीपोलैरिटी की बातें करनी है, थोड़ा पॉजिटिव नोट पे आपको क्वेश्चन को एंड करना है। अच्छा जी, अब लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। नंबर 7 है, डिस्कस द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ साउथ एशिया विथ रेफरेंस टू कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट एंड न्यूक्लियर आर्म्स रेस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो उसमें बेसिकली दो जो है वो पार्ट्स हैं सवाल के, कि प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं अमन के साउथ एशिया में, इंडिया पाकिस्तान। उसको हमें रेफर करना है दो इश्यूज को देखते हुए, कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट में, न्यूक्लियर आर्म्स की रेस पे। तो बेसिकली बैकग्राउंड देना है सबसे पहले। भाई हम 3 जंगें लड़ चुके हैं कश्मीर के साथ, अभी पहलगाम पे भी आपने देखा होगा क्या हुआ, हमने पाकिस्तान ने 6 रफाइल भी गिरा दिए, पाकिस्तान को एक डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री उसमें जो है विन हुई। कंसिडरिंग के बोथ कंट्रीज एंड न्यूक्लियर कंट्रीज, तो डेटरेंस तो इंटैक्ट रही है, लेकिन थ्रेट ऑलवेज लूम्स। एंड देन आपका आ जाता है थीसिस स्टेटमेंट, जो कि मैंने आपको कहा। जी जी, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। आपको थीसिस स्टेटमेंट, द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ पीस आर incessantly damaged by India's aggressive posture। ये आपका थीसिस स्टेटमेंट है। आप बोलेंगे जो पीस के प्रोस्पेक्ट्स हैं उसको इंडिया ही उनका बेड़ा गर्क करता है। आपको आपकी स्टेट पॉलिसी लिखनी है तो यहाँ पे आप ये लिखेंगे, पेपर फेल नहीं करना, पेपर पास करना है। तो इनकलाबी होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, डॉक्टर पीएचडी होने की जरूरत नहीं है, आपको ब्यूरोक्रेट होने की जरूरत है। आपको एक पाकिस्तानी ऑफिशियल स्टेटमेंट को बढ़ावा देना है, और अगर क्रिटिसाइज करना है तो कंस्ट्रक्टिवली करें, लेकिन कभी भी आउटस्पोकन नहीं होना आपको। तो आप ये लिखेंगे यहाँ पे कि इंडिया के एग्रेसिव पोस्चर से प्रोस्पेक्ट्स ऑफ पीस साउथ एशिया में बहुत कम है या डैमेज्ड हैं। अब प्रोस्पेक्ट्स ऑफ पीस हमें लगते हैं फ्रेजाइल हैं, पार्ट पे आ जाते हैं हम। सही है, क्वेश्चन के 98 की न्यूक्लियर कंट्रीज हैं, व्हाट आई मीन कि दोनों 98 में न्यूक्लियर कंट्रीज बनी थी। तो प्रोस्पेक्ट्स ऑफ पीस जो है साउथ एशिया में वो क्यों फ्रेजाइल हैं? एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 जो 2019 में इंडिया ने किया, जिसमें कश्मीर का स्पेशल स्टेटस इंडिया ने ले लिया, उसकी वजह से पीस जो है साउथ एशिया में वो बहुत खराब हुआ, उसके बाद ही मसले स्टार्ट हुए। नंबर 2, सेफ्रनाइजेशन ऑफ आईओजेके। सेफ्रनाइजेशन इज बेसिकली वो जो आपका है ना, कि हमें इंडियनाइज करना है जम्मू एंड कश्मीर को, वहां पे सेफ्रॉन इज ऑरेंज कलर, तो वहां पे हिंदुत्व आइडियोलॉजी को ले आना है, वहां पे हमें डोमिसाइल लैंड करना है, उनके कोर्ट्स को खत्म करना है, ह्यूमन राइट्स पे ट्रैम्पल अपॉन करना है। उसकी वजह से भी
हमारे साउथ एशिया की पीस को खतरा है। फितना है हिंदुस्तान, इंडिया जो स्पॉन्सर करता है टेररिज्म पाकिस्तान में, उसकी वजह से पाकिस्तान इंडिया के साथ डायलॉग भी नहीं रखना चाहता। नंबर 4, हिंदुत्व आइडियोलॉजी जो कि एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट पे बेस्ड है, एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट पे बेस्ड है, उसकी वजह से भी जो है प्रोस्पेक्ट्स ऑफ पीस इन साउथ एशिया कम है। एंड लास्ट, जो यूएस इंडिया की न्यूक्लियर डील, अब देखिए न्यूक्लियर एंगल भी तो डालना है, वो मैंने यहाँ डाल दिया। जो यूएस इंडिया की न्यूक्लियर डील है अभी रिसेंट हुई ओबामा के टाइम में, देन उस पर काम भी किया गया आई थिंक बाइडेन के टाइम में, उससे पाकिस्तान को ये डर है कि जो ये डील सिविलियन पर्पसेस के लिए क्लेम करता है इंडिया के यूज करेगा, हमें डर है कि वो इनरिचमेंट भी कर सकता है। यहां पर आप एक और पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं कि हम दोनों के जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन्स हैं 2.6 करके, वो डिफरेंट है। हमारा फर्स्ट यूज है, इंडिया का सेकंड यूज है। तो ऑल्दो उसे डेटरेंस तो है, लेकिन अगर आप जंगे लड़ते रहेंगे तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि वो उस तरह भी हो जाए, न्यूक्लियर अल्लाह पनाह दे हो जाए। क्रिटिकल एनालिसिस के बारे में थोड़ा बताएं। लास्ट में बेटा प्लीज राइट अ क्वेश्चन, ठीक है? आई वोंट आंसर ऑन रिकॉर्डिंग है, तो उस वहां लिख दें, चैट पे लिख दें। तो एंड प्लीज डोंट बी अपॉर्चुनिस्ट, इट्स एवरीवन्स क्लास, सही है ना? तो लेट पीपल लिसन एंड राइट योर क्वेश्चन इन द चैट। तो यूएस इंडिया की न्यूक्लियर डील, अगेन वो एनरिचमेंट कंसर्न्स हमारे। अच्छा, अब मैंने कहा था ना एक असिस्टेंस का आपको लिखना है, कोई असिस्टेंस का पैरा, देखिए मैंने यहाँ पे 2 लिख दिए हैं, इट डिपेंड्स, ठीक है? क्योंकि सवाल का एक पार्ट था सिर्फ प्रोस्पेक्ट्स ऑफ पीस का पूछ रहा था, तो मैंने कहा चलो थोड़ी लंबी कर देते हैं। तो इंडिया का मायोपिया है रिगार्डिंग टेररिज्म, इसका मतलब क्या है कि इंडिया को लगता है कि भाई दहशतगर्दी है, पाकिस्तान स्पॉन्सर करता है, पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है। अभी जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, कि आपने वो नहीं देखा कि आपके अंदर भी टेररिज्म आ सकती है? तो आप मायोपिक ना हो, मायोपिया से मुराद कि आप शॉर्ट साइटेड ना हो, ठीक है? आप कॉपरेशन करें, नंबर 4 दे, कॉपरेशन करें, पाकिस्तान से बात करें, एंटी टेररिज्म नैरेटिव पाकिस्तान के साथ जुड़ के आप करें, डायलॉग करें पाकिस्तान के साथ। बिकॉज अगर आपके मुल्क में बम फट सकता है, दिल्ली में कैपिटल में आपके 12-15 लोग मर गए, तो क्या आपको लगता है आपके इतने बड़े मुल्क में और टेररिज्म नहीं आ सकती? बिल्कुल आ सकती है। तो आप मायोपिक ना हो, टेररिज्म ट्रांसनेशनल मसला है, आपको पाकिस्तान के साथ कॉपरेट करना चाहिए इस मसले पे। देन ऑल्दो सवाल का आसान नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी एक डाल दिया है कि रेजोल्यूशन हो सकती है, लेकिन सबसे पहले आपको करना क्या है, इंडिया को आर्टिकल 370 को खत्म करके कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देना है, उसके बाद ही हम बातचीत कर सकते हैं। ये हमारा स्टेट नैरेटिव भी है, तो इसीलिए मैंने लिखा भी हुआ है। चलें जी, दिस वाज अच्छा। और आप सबके लिए ये मुझे अल्ताफ ने कहा था कि सर एंड में ये भी बोल दीजिएगा, आप में से जो लोग इंटरनेशनल रिलेशंस लेना चाहते हैं या ले रहे हैं पेपर में, तो उनको गुजारिश है और उनको ये ऑफर आ रही है, मैं मंडे से स्टार्ट करूंगा मेरा बैच। ऑलमोस्ट 2 में ले चुका हूँ, वो इनरोलमेंट भी है, लेकिन अल्ताफ ने बोला सर अगेन गिव अ चांस टू पीपल कि अगर वो करना चाहें तो 10th नवंबर जो कि होना था लास्ट मंडे से, लेकिन आई वाज बिजी इन द स्टार्ट ऑफ द वीक, तो अभी कमिंग मंडे से आई स्टार्ट माय आईआर क्लासेस। सो इफ एनीवन ऑफ यू हु वांट टू रजिस्टर विद मी, प्लीज वो ये जो नंबर नीचे दिया हुआ है व्हाट्सएप का, इस पे आप खुद अपने आप को एनरोल कर दें। इट विल बी माय थर्ड बैच एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू टीच यू पीपल देयर। एवेल्यूशन का जरिश मैं पूछा था अल्ताफ के, ही सेड कि वो करेगा एंड देन आई आस्क हिम। अच्छा जी, सो दिस वाज इट फ्रॉम टुडेस क्लास, नाउ आई विल गो टू द क्वेश्चंस। तो अब पहले ऊपर जाते हैं एंड लेट्स सी। तो सबसे पहले हम ऊपर जाते हैं, ऊपर जाते हैं। सायमा का है सर इंट्रोडक्शन में कितनी लाइंस लिखनी है? देखें, लाइंस की कोई बात नहीं है, 2 पैराज आर एनफ, तो पर पैरा 6-7 लाइनें होती है मैक्सिमम, तो इट्स अप टू यू। उसके बाद राबेल पूछती है, राबेल का सही हो गया। जरिश पूछ रही है कि शुड वी मेक सब हेडिंग्स फॉर ईच आर्गुमेंट अंडर ईच मेन हेडर और शैल वी डिस्कस कलेक्टिवली इन पैराग्राफ? जरिश, अगर आप सब हेडिंग्स देंगी तो उसके लिए आपको हेल्प ही होगी, लेकिन ऐसा ना हो कि सब हेडिंग इतनी दें कि आपका पैरा की लेंथ ही 3 लाइनों की हो। तो एटलीस्ट 4 से 5 लाइनों की अगर लेंथ पैरा की बन रही है, सब हेडिंग्स भी आप दे रहे हैं, तो या यू शुड गो फॉर इट। सोनू पूछते हैं या पूछती हैं, हाउ कैन वी मेंशन द पॉलिसी इनकंसिस्टेंसी विदाउट मेंशनिंग गवर्नमेंट? आप कर दें गवर्नमेंट को मेंशन। मैंने आपको यही कहा था कि आपको जो है वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होनी है, तो नेगेटिव पॉइंट नहीं लिखिएगा, यूज इंग्लिश विच इज कंस्ट्रक्टिव। आप ये लिख सकते हैं, there were instances in the PTI led government where the state was not
did not seem to be interested in CPIC related investments. However, the moment the consecutive government of Noon League came, the status of CPEC got revived. ऐसे लिख सकते हैं हम. तो there is a need that policy inconsistency must be ensured. तो constructively you can write, no problem. फिर लारे पूछती हैं, सर दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ अटेम्प्टिंग ऑफ एनी आंसर इन सीएसएस और इज दिस ओनली फॉर करंट अफेयर्स. सब बच्चों को ये बताता चलूं, आईआर, पॉलिटिकल साइंस इन सब सब्जेक्ट्स हो गए, इस्लामियात हो गया, इनके अलावा मोस्टली सब्जेक्ट्स में आपकी यही चलेगी. तो इस्लामियात डिफरेंट तरीके से अटेम्प्ट होता है, आईआर, पॉलिटिकल साइंस डिफरेंट तरीके से अटेम्प्ट होते हैं. लेकिन दूसरे सब्जेक्ट्स नॉन साइंटिफिक, अब फिजिक्स केमिस्ट्री का मुझे नहीं पता, वो दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं आपके जनरल स्टडीज यूएस, वो चल जाएंगे ऐसे, नो प्रॉब्लम. राबेल पूछती हैं, सर रीजंस के जो सब हेडिंग्स पॉइंट्स हैं वो फ्रेजल फॉर्म में लिखें, कैन वी राइट इन सेंटेंसेस. राबेल, मैंने तो जल्दी जल्दी में स्लाइड्स बनाई हैं तो थोड़ा एक्सप्लेनेशन के लिए लिखे हुए हैं लंबे सेंटेंसेस, लेकिन फ्रेजल आर मोर आई वुड से प्रेफर्ड. उससे ये होता है कि थोड़ा वो नहीं समुद्र को कूजे में बंद करने वाली बात, तो फ्रेजेस आर आई थिंक प्रेफरेबल, तो फ्रेजेस लिखे वो बेहतर है. अच्छा जी. अच्छा, फिर ये कह रहे हैं कि शाहनूर के सर क्वेश्चन 1 दिखाएं बेटा, वो पीपीटी आ जाएगी तो यू कैन वॉच, कोई मसला नहीं है. जे कबीर कहते हैं कि द आइडिया दैट वी शुड स्पीड अप प्राइवेटाइजेशन इज डिबेटेबल, राइट, बिकॉज आई थिंक अदरवाइज फॉर सम सेक्टर्स. देखिए डिबेटेबल बहुत सी चीज होती है, लेकिन अगर हम जेनरिकली बात करें प्राइवेटाइजेशन की, तो जैसे कि मैंने आपको कहा, मुल्क का काम नहीं है कि स्टेट ओन एंटरप्राइजेस रखे, एक्सपेंडिचर में सैलरीज भी दे, टीएडी भी दे, आपका कॉन्टिजेंसी पेमेंट्स भी करे, तेल के पैसे भी दे अफसरों को. तो भाई जो बड़े बड़े इदारे जो आप नहीं चला सकते उनको प्राइवेटाइज कर दें. तो जेनरिक स्टेटमेंट है, आपको उसी पे चलना है. बाकी अगर प्राइवेटाइजेशन का एज अ कॉन्सेप्ट या उसकी नेचर पे हम डिबेट करेंगे तो या ऑब्वियसली इट इज ओपन टू डिबेट, लेकिन हम स्टेट लेवल पे बात करें तो इट इज नेसेसरी. लारेब सेम सवाल कर रही हैं, उनको जवाब मिल गया. सैमा कहती हैं, सर स्कॉलरली नोट्स कितने लिखने होते हैं. देखें, स्कॉलरली नोट्स का बिल्कुल भी बच्चों ये मतलब नहीं है कि आपको बुक्स के पैराज लिखने हैं या बुक्स के एक्सेप्ट्स लिखने हैं. आपको सिंपली एक कोट भी आप लिख देंगे, उसका कोई स्टेटमेंट भी लिख देंगे, कोई स्टेटिस्टिक भी लिख देंगे, वो भी स्कॉलर में आ जाता है. सो डोंट वरी अबाउट इट. वो आपको एक पैरा भी आप लिख दें, कोई 2-3 कोट्स भी डाल दें झूठे मूठे, जेनेरिक कॉमन सेंसिकल कोट्स नाम डाल के, फिर भी चल जाएगा. सही है. तो उतना कोई इस पे इंसिस्टेंस नहीं देना. वो स्कॉलरली इसलिए लिखते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं. स्कॉलरली से मुराद ये होता है कि कोट हो, कोई बुक का कोई एक्सेप्ट हो, कोई स्टेटिस्टिक हो, कोई जनरल स्टेटमेंट हो, कोई इंटरव्यू की ऐसी बात आपने सुनी हो किसी पॉलिटिकल या इकोनॉमिस्ट की, व्हाट्सएवर, वो आप डाल दें अपने लफ्जों में, उसको अपॉस्ट्रॉफी दे के, तो वो भी चल जाएगा. दैट इज ऑल्सो स्कॉलरली. फराह कहती हैं, सर शुड वी ऐड एस्टेब्लिशमेंट रोल इन गवर्नमेंट इन द इकोनॉमिक फ्रेजिलिटी क्वेश्चन. नॉट एट ऑल. यू कैन नॉट. आपको स्टेट, मैंने बोला था नैरेटिव की बातें करनी है, एस्टेब्लिशमेंट का कोई भी रोल नहीं है हमारे इकोनॉमिक्स में, तो आपको ये बातें नहीं करनी. फराह. अच्छा जी. अच्छा, एक सवाल है कि सीलम चैलम, पता नहीं नाम मुश्किल है, सॉरी. सर करंट अफेयर्स के पेपर में हर क्वेश्चन में बैकग्राउंड देना जरूरी है. मैं अगर मैं देता था, मैं इसलिए देता था बच्चे, क्योंकि आपका जो चेकर होता है ना, उसको थोड़ा बहुत आपको बैकग्राउंड देना होता है. हो सकता है कि वो इंग्लिश का टीचर हो, उसको ना आता हो करंट अफेयर्स, या अगर वो करंट अफेयर्स ऐसा आपने टॉपिक छेड़ा है उसको ज्यादा ना पता हो, तो हो सकता है कि उसका थोड़ा बहुत हेल्प हो जाए, फैसिलिटेट हो जाए वो. तो बैकग्राउंड दें तो अच्छी बात. डॉक्टर रेशम पूछती हैं कि सर एज रिसेंटली, नहीं सर कैन बी मेंशन ऑर्गेनाइजेशंस लाइक बीएलए एंड ऑल. हाँ हाँ, व्हाई नॉट, यू कैन. अब लेकिन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आपको ये जरूर इंश्योर करना है कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस लाइक बीएलए, ऐसे इसको सिर्फ बीएलए नहीं लिखना, थोड़ा बहुत उसको टेररिस्ट वेरिस्ट बोल के, देन यू कैन, नो प्रॉब्लम, यू कैन राइट इट. अरीज, sir, as recently in October, Afghan-India collaboration and conflict that occur between Afghanistan and Pakistan, somehow India perspective is also included because Afghanistan not willing to reach any conclusion, threat to Pakistan from both border sides. Can you write a paragraph from that too? हाँ हाँ, you can. अरीज, बिल्कुल you can. जेनरिक स्टेटमेंट है, कॉमन सेंसिकल बात आपने की है, यू कैन ऑब्वियसली राइट इट. सोर्स, रॉवेल पूछती हैं, सोर्स टू प्रिपेयर करंट अफेयर्स. सोर्स, देखिए राबिल, सोर्स तो आपकी मैगजीन्स हैं मेरे. लेट्स सपोज कोई लेक्चर आप किसी टीचर से ले रहे हैं, वो भी एक सोर्स है.
आपके जर्नल्स हैं, आपकी वेबसाइट्स हैं, आई थिंक दैट इज इनफ। आपको बुक्स नहीं पढ़ने, करंट के बुक्स हो ही नहीं सकते हैं, इट डजंट रियली मेक सेंस। इट्स करंट सो इट्स कीप्स चेंजिंग, राइट? तो नो सोर्स फॉर दैट। आप अच्छी रीडिंग करें, रिलायबल सोर्सेज से पढ़ें, दैट इज द सोर्स। रिलायबल मतलब काउंसिल फॉर फॉरेन रिलेशंस, आपकी जो वेरीफाइबल न्यूज़, स्टेट कोई एपीपी एसोसिएट प्रेस ऑफ पाकिस्तान के थ्रू कोई आ रहा है, डॉन में किसी प्रेसिडेंट का, प्राइम मिनिस्टर का, मिनिस्टर का बयान, दी सब ऑफिशियल चीजें होती है ना, तो दीज आर द सोर्सेस। सर ईच सब हेडिंग्स को मैक्सिमम कितनी लाइंस में डिफाइन करें? जी ये मैंने ऊपर जवाब दे दिया। 5 लाइनें आई थिंक मिनिमम हो एक पैरा में, वरना पैरा बहुत छोटा लगता है और वो पेपर बड़ा गिचमिच लगता है ना। फरा पूछती हैं, गुड क्वेश्चन सर, कैन वी ऐड दैट यूएस इज द थ्रेट टू सॉवरेनिटी ऑफ द अदर कंट्रीज? थोड़ा नेगेटिव एंड आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा डायरेक्ट अटैक हुआ। आप दूसरे टोन में इसको लिख सकती हैं कि यूएस हैज ऑलवेज इंटरवीन्ड एंड इज अ फर्म बिलीवर इन फॉर रिजीम चेंज, ऐसा कुछ लिख दें। सॉवरेनिटी थोड़ा वो नेगेटिव हो जाता है, तो वैसे ना थोड़ा बहुत घूम फिर के यस यू कैन राइट। रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। दानियाल पूछते हैं, डू वी नीड टू राइट हेडलाइंस लाइक बैकग्राउंड थ्रेट टू यूएस एंड हाउ कैन यूएस काउंटर? यस दानियाल, वेरी गुड। मेरी भी ये स्ट्रेटजी होती थी कि मैं लिखता था हेडलाइंस, तो आपको भी लिखनी चाहिए। शेयर होगी ग्रुप पे रिकॉर्डिंग। आउटलाइंस नहीं लिखनी, मैं तो नहीं लिखता था आउटलाइंस। एक सवाल है, सर इज इट नेसेसरी टू मेक आउटलाइंस ऑफ एवरी क्वेश्चन? नहीं, आपको पेपर Sir, आंसर। I have a question, sir. Let me end the first line of questions, then you are allowed to. Okay, मैं end पे पहुंच जाऊं फिर। तो सर इज इट नेसेसरी टू मेक आउटलाइन ऑफ एवरी क्वेश्चन इन द पेपर? बच्चे आउटलाइन पेपर में नहीं बनानी, गलती भी नहीं करनी, आपको डायरेक्ट आंसर स्टार्ट करना है। आपको आउटलाइन अपने रफ वर्क में बनानी है पेपर के एंड में, वो फिर काट देना, ठीक है? आउटलाइन पेपर में आंसर के स्टार्ट में मत बनाना भाई। सर इंट्रोडक्शन में एक से ज्यादा पैराग्राफ्स हो सकते हैं, एरम हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक। राबेल, करंट अफेयर्स का जो सेशन होता है वो यहाँ पे अल्ताफ की टीम जो है वो मैनेज करती है, फीस वगैरह वही आपको बताएंगी। इस मंथ का मैं ले चुका हूँ, तो आई थिंक नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो सकता है, करे वो शायद ना करे, इट्स अप टू अल्ताफ। तो दिसंबर में शायद, बट नॉट। जरिश कहती हैं, थैंक यू सो मच, यू आर वेलकम जरिश, शी इज माई स्टूडेंट ऑफ करंट अफेयर्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग। राबिया पूछती हैं, सर हाउ टू टैकल क्वेश्चंस रिगार्डिंग सिविल मिलिट्री रिलेशंस एंड इम्पैक्ट्स ऑफ क्रिएशन ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट on judiciary democracy in the paper without touching extremes? सिविल मिलिट्री रिलेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं पढ़ा भी चुका हूं अपने करंट अफेयर्स की क्लास में। आप जो प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशनल टेक ओवर्स हुए हैं या मार्शल लॉज हुए हैं, उनको आप खुल के क्रिटिसाइज कर सकते हैं। आप ये भी बोलेंगे कि आजकल रिश्ते बहुत बेहतर हैं, फौज जो है वो अपना बहुत अच्छा काम कर रही है, कोई गलत सलत काम नहीं कर रही है। बाकी आप बोलेंगे कि क्रिएशन ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का क्या इम्पैक्ट आया, देखें लॉ मेकिंग एंड लेजिस्लेचर, लॉज बनाना आपके पार्लियामेंट का काम है, उन्होंने एक लॉ बनाया है, उन्होंने क्रिएट की है, कोर्ट तो वो कर सकते हैं। एक तो ये पार्ट आपका हो गया, आप एक्सट्रीम पे ना आ जाएं। आप बोलें कि लेजिस्लेचर का काम है, लेजिस्लेचर ने कहा है, आप बस इसको एक एंडिंग नोट पे राबिया ये दे सकती हैं कि देखें ये जो चेंजेस आए हैं, इससे बस लेजिस्लेचर को ये इंश्योर करना चाहिए कि भाई जो कोर्ट नहीं बनी है उसमें कोई इंटरवेंशन एग्जीक्यूटिव साइड से ना हो, और फंडामेंटल जो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैं वो कोर्ट फेयर एंड फ्री एंड फेयर तरीके से वो जो असर्टन करे, जज करें। ऐसे ऐसे करके आपको जवाब दे देना है। डोंट क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट ऑन लॉ मेकिंग बिकॉज इट इज द गवर्नमेंट्स प्रेरोगेटिव। समझ गई रबे आप? आई वांट टू गेट माय आईआर एंड सी एवल्यूशंस ओनली ऑलरेडी डन। भाई वो अल्ताफ को मैं बोलता हूँ, बच्चे पूछ रहे हैं, तो आईआर की एंड करंट अफेयर्स के एवेल्यूएशन को फिर ओपन करते हैं, मैं इसको कहता हूँ। नहीं आईफोन जैसे कि मैंने कहा कि आउटलाइन नहीं लिखनी स्टार्ट में, Sir, डायरेक्ट आंसर को स्टार्ट करना are है। you hearing with me? तहरीम आई एम लिसनिंग टू यू, मैं पहले क्वेश्चंस खत्म कर लूँ थोड़ा प्लीज, क्योंकि बच्चों ने पहले लिखे हुए हैं ना। Okay, sir. Okay. हाँ ऐसा ना करें, ऐसा ना करें प्लीज। सर लाइंस स्किप नहीं कर सकते क्वेश्चंस पेपर के मुताबिक? क्वेश्चन पेपर के मुताबिक लाइंस स्किप नहीं कर सकते? सरदार अहमद सरदार साहब, आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन, प्लीज रिपीट इट। फिर तहरीम पूछती हैं, सर
व्हाट बुक टू रीड, विच बुक यू रिकमेंड। बुक नहीं पढ़ सकते करंट अफेयर्स में बच्चा, मैं वही आपको कह रहा था। करंट में बुक कैसे पढ़ सकते हैं आप? हाँ, कंपाइलेशन किसी मैगजीन की टॉपिक की कंपाइलेशन फॉर, वैसे आप पढ़ सकते हैं। जैसे नोआ देती है, आई थिंक वर्ल्ड टाइम्स देता है, वो आप पढ़ सकते हैं थोड़ा बहुत करंट होने के लिए टॉपिक्स के साथ। लेकिन कोई स्कॉलरली बुक पढ़ना करंट अफेयर्स के लिए टू मच ऑफ एन हेडेक, सो आई वुडंट रेफर दिस टू यू। तो मैगजीन्स Okay, पढ़ें। sir. ठीक। Okay, sir. Thank you so much. Welcome. Zarish, also, how shall we attempt question written current civil military judiciary questions? What stance do we take? Zarish, मैं जैसे पहले बताया कि आपको लेजिस्लेचर का जो राइट है वो उसको एक्सरसाइज कर रहा है। इट इज अप टू डिबेट, इट इज अप टू एक्सरसाइज एंड एक्सपेरिमेंट ऑल्सो। अभी देखें वो चीज बनी है, अभी उस चीज ने फंक्शनैलिटी नहीं दिखाई। तो जब वो फेडरल कोर्ट एंड जुडिशरी फंक्शनैलिटी दिखाएगी तो यू विल कम टू सी कि वो कैसे कह रही है। लेकिन अभी के लिए अगर आपको न्यूट्रल स्टांस दिखाना है, आपको बोलना है कि लेजिस्लेचर अपना काम कर रहा है, अगर उन्होंने कोई ऐसे डिसीजंस लिए हैं तो उसका हो सकता है कि लॉन्ग टर्म अच्छा इम्पैक्ट आए। लेकिन अगेन, टाइम विल टेल, बिकॉज टाइम विल टेल, इट्स नॉट इन योर हैंड्स, राइट? तो बिकॉज इट्स एन ऑनगोइंग एक्सरसाइज। जी, जे कबीर साहब, थैंक यू, वेलकम, यूर वेलकम। जी जी, रेलेवेंट सब्जेक्ट टीचर्स भी एग्जाम चेक करते हैं ऑब्वियसली यार, ये तो ऑब्वियसली बात है। लेकिन मैं जस्ट ये कह रहा हूँ कि बैकग्राउंड से ये होता है ना कि आपकी एक सिम्फनी बन जाती है। एग्जामिनर फैसिलिटेट हो सकता है कि भाई बच्चा जो अपने आर्ग्यूमेंट्स आगे दे रहा है तो उसकी बैक पे कोई बैकग्राउंड भी उसने दिया हुआ है कि नहीं। तो उस हिसाब से मैंने ये कहा था। यू आर राइट। चलें जी, आमना, आपकी मेहरबानी, थैंक यू। अब्दुल्ला कहते हैं कि बैकग्राउंड एज एन सरफेस लेवल अंडरस्टैंडिंग और हिस्ट्री। अच्छा जी, वेरी गुड क्वेश्चन जी। किसने किया है ये? अब्दुल्ला भाई, बिल्कुल सरफेस लेवल अंडरस्टैंडिंग इज प्रेफरेबल, आपको वही चीज देनी है। हिस्ट्री की देखें, हिस्ट्री एक दो लाइनों में, तीन चार लाइनों में, जस्ट टच टच इट, वो वाली चीज, ठीक है। लेकिन सरफेस लेवल अंडरस्टैंडिंग, यू राइट। मुजम्मिल पूछते हैं, Sir, can we write that there should be accountability more and more in every sector of government, not to say privatization of some institutions? Uh, देखिए, प्राइवेटाइजेशन तो करनी है गवर्नमेंट को, वो उनका मोटिव है, गुज़िश्ता 7-8 सालों से वो तो करेंगे। लेकिन अकाउंटेबिलिटी इज अ सेपरेट टॉपिक ऑल टुगेदर, तो वो भी होनी चाहिए। जैसे कि मैंने बता दिया, आई थिंक फराह के 27th अमेंडमेंट के बारे में आपको यही लिखना होगा कि भाई पहले तो आप बताएंगे इसमें मेजर मेजर चेंजेस क्या हैं। देखें, वो दिस इज इंपॉर्टेंट कि बताएं 2-3 पैराज में मेजर मेजर चेंजेस क्या हुए हैं। देन उसके बाद आप ये बताएंगे कि लेजिस्लेचर का राइट था, उन्होंने ये काम किया हुआ है, एंड टाइम विल टेल, सिंपल इज दैट। आप एक कंपैरिजन दिखा देंगे कि पहले ये होता था, अब ये होगा। एंड अगर आपको किसी ऐसे बाहर के मुल्क के एग्जाम्पल मिल जाता है जहाँ पे एक कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस हो वहाँ पर भी, तो आपका सवाल जवाब और कंसोलिडेट हो सकता है। अगर किसी दूसरे मुल्क में फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अलग से बनी हुई है तो पाकिस्तान ने कोई गलत नहीं किया है, तो ऐसे आपको कंसोलिडेट करना है, तो थोड़ा रिसर्च कर लीजिएगा उस पर। लारिब, व्हाट आर द फर्स्ट थिंग दैट चेकर्स सी व्हाइल चेकिंग? आपका बैकग्राउंड पढ़ के ही वो समझ जाते हैं कि बच्चा आगे क्या लिख रहा है। तो तभी मैं बोल रहा हूँ थीसिस स्टेटमेंट जरूरी है, इंटरेस्ट उसको वहां से आता है। जरिश पूछती हैं, एंड व्हेन क्वेश्चंस लाइक ब्रिक्स एससीओ कम, कैन वी मेंशन आईआर थ्योरीज एंड टर्म्स टू बैक क्वेश्चंस? यस जरिश, बट नॉट टू मच, नॉट टू मच। एक दो पैरा आईआर का, क्योंकि आईआर का सवाल नहीं। जैसे कि पीछे ऊपर भाई ने कहा कि हो सकता है टीचर को ये पता ना हो रियलिज्म क्या है, तो आप ज्यादा ना झाड़ें अपनी नॉलेज को, थोड़ा बहुत रखें ताकि थोड़ा बहुत फ्लैम्बॉयंट लगे, नथिंग मोर। तैमूर अकबर पूछते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स। डायरेक्ट जो है ये अपने मेजर क्वेश्चन पे आ गए। देखें, पेपर आई थिंक आपके बन चुके होंगे, तो आई डोंट थिंक 27 अमेंडमेंट आ सकता है, शायद आ भी जाए, यू डोंट नो। आई थिंक नवंबर दिसंबर में बनते हैं। तो मेजर टॉपिक्स आपके करंट अफेयर्स में आई थिंक यूएस रिलेटेड, ट्रंप रिलेटेड, चाइना रिलेटेड आ सकते हैं। कश्मीर का टॉपिक मुझे लगता है रिपीट होगा। सिमिलरली अफगानिस्तान के साथ तालिबान के जो मसले हैं, हमारे अफगान तालिबान रजीम, वो भी टॉपिक मुझे लगता है 90% आई एम श्योर कि वो आएगा, क्योंकि वो बहुत ही 5-6 महीनों से रोलिंग टॉपिक है। यूक्रेन का भी आ सकता है। डोमेस्टिक बात करें तो आई थिंक डोमेस्टिक में आपका टॉपिक थोड़ा रिवाइवल ऑफ टेररिज्म के एंड पे या नेशनल एक्शन प्लान के एंड पे भी टॉपिक वो पूछ सकते हैं। उसके अलावा वाटर क्राइसिस पे सवाल नहीं आया है काफ़ी टाइम से, अभी रिसेंटली हुआ था, उस पर भी पूछ सकते हैं। थर्ड, डोमेस्टिक की बात करें तो प्रोविंशियल थोड़े मसले जो हमारे हैं, कि प्रोविंशियल थोड़ी मसले बीच में हुए थे ना, वो कनाल क्राइसिस कंट्रोवर्सी पे, उस पे भी शायद क्वेश्चन आ जाए, नॉट हाईली लाइकली बट आ सकते हैं।
Which kind of sources to prepare for current affairs? वही मैंने बोला, मैगजीन्स वगैरह, बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है. मानूर, which pens to use? And रेशम बोलती है important question. Pens, blue black, ball pen, whatever you want, blue black. थोड़ा बहुत आपको इस्तेमाल करनी है, कोई लेबलिंग वेबलिंग के लिए ग्रीन कर लें, रेड कर लें, बट ज्यादा पिंक विंक ना यूज करिएगा मैडम्स प्लीज. Farah, changing world order and Pakistan's changing role in the Middle East after Israel attack on Qatar and the current Saudi-Pakistan defense pact. How do we crack down? Farah तो बिल्कुल लगता है कि फुल पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है मिडिल ईस्ट में इजराइल अटैक्स के बाद. पाकिस्तान बीइंग ए न्यूक्लियर कंट्री जो है वो सपोर्ट करता है, अपने गुड ऑफिसर्स देता है. सऊदी इजराइल पैक्ट के बाद, डिफेंस पैक्ट के बाद जो है, जो अभी रिसेंट हुआ है, उसके ज़िम्मे में आप ये चीज़ लिख सकती हैं कि अब जो है लाइक इजराइल जो है वो समवॉट वेरी हो जाएगा ऑफ पाकिस्तान बीइंग ए न्यूक्लियर कंट्री. एंड अगर इजराइल ने कोशिश की कहीं सऊदी को अटैक करने की, जो कि नहीं करेगा, तो पाकिस्तान विल बी लायबल टू कम. तो वो एक, लेकिन इट्स अ फार फ्लंग क्वेश्चन. आई डोंट थिंक ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा कि सऊदी पाकिस्तान डिफेंस पैक्ट से इजराइल का क्या हो जाएगा. वर्ल्ड ऑर्डर में पाकिस्तान का इतना कोई रोल नहीं है फरा. तो क्वेश्चन थोड़ा आई वुड से एमेच्योर, ऐसा नहीं आ सकता. जरिश पूछती हैं व्हाट इज प्रेफरेबल हेडिंग्स एज फेजेस विद इन 3-4 वर्ड्स और कैन एक्सटेंड टू. नहीं नहीं, 3-4 वर्ड्स काफी हैं जरिश. सर क्वेश्चन खत्म करके लाइंस छोड़ना एडवाइजेबल. हाँ जी, वही तो मैं बोला है. कौन है भाई ये, नहीं सुन रहे थे? अहमद सरदार साहब, क्वेश्चन जैसे ही खत्म हो एक लाइन छोड़ के 2 लाइनें लगा दें, देन एक लाइन छोड़ के आंसर दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट कर दें. बिल्कुल भी आमना, आप क्रिटिसाइज कर सकती हैं गवर्नमेंट को. आमना पूछ रही है सर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज आप कर सकती हैं, लेकिन क्रिटिकली क्रिटिसाइज करें, इंग्लिश को नेगेटिव ना होने दें, इंग्लिश को क्रिटिकल होने दें. आप अगर ये लिखेंगे कि भाई पीएमएलएन की गवर्नमेंट ने जो है वो बहुत बुरे तरीके से जो है, नहीं, पीटीआई की गवर्नमेंट ने बहुत द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ had failed to resolve the balance of payment crisis in its tenure, गलत लाइन है. आप उसको यहाँ पे ये लिखेंगे the PTI led government were quite ineffective in handling the balance of payment crisis. There is a way of writing it, right? Don't be negative. बस ये बात मुझे करनी है. Be a little around the bush वाली बात करें. इंग्लिश चुनाव लफ्जों को ऐसा करें कि वो नेगेटिव ना लगे. थैंक यू लारेब, यू वेलकम, यू वेलकम. आईफोन को मैंने आउटलाइन नहीं बनानी, आपको आईफोन आप ना बनाइएगा आउटलाइन. नहीं कबीर भाई, देखें आपकी भले बायस हो जुडिशरी, मतलब एज ए लॉयर आप जुडिशरी की तरफ आपको बायस है. आपको जवाब, आप जवाब अच्छा दे सकते हैं, आपको देना चाहिए. लेकिन अगर आपका माइंडसेट क्लियर है कि भाई मुझे सीएसएस ऑफिसर के लिए, ब्यूरोक्रेट बनने के लिए देना है, तो आपको स्टेट पॉलिसी को फॉलो करना है, राइट? तो अगर आपके पास, देखें ये भी हो सकता है ऑन द हाइंड साइड, फ्लिप कॉइन देखें, अगर फ्लिप साइड देखें उसकी, तो आप अच्छा भी लिख सकते हैं बिकॉज यू लॉट ऑफ डेटा अबाउट इट. तो अगर आप करेक्ट कोर्स करेक्शन की बात करें, या वे फॉरवर्ड की बात करें, या रेमेडियल मेजर्स की बात करें, कि देखें 27वें अमेंडमेंट में अपेरेंटली हमें ये लगता है कि जुडिशियल सॉवरेनिटी को धचका पहुंचा है. तो ये हो सकता है कि गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है आगे, आगे वाले टाइमों में, एज ए लॉयर आप बता सकते हैं, जिससे जुडिशियल सॉवरेनिटी को धचका ना पहुंचे. तो हेल्प भी हो सकती है आपकी एज ए लॉयर इस क्वेश्चन में. तो डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस फ्रेम ऑफ माइंड में जो है इसको अटेम्प्ट करेंगे. You should write answers straight away. ट्रिक क्या है सोनू भाई? ट्रिक टू डिकोड करंट अफेयर्स क्वेश्चंस, like how to break down, since you mentioned in the end and why multipolarity in beneficial. अच्छा, बेसिकली देखें, ब्रेक डाउन तो ऐसे ही करना है, बैकग्राउंड एंड आंसर का जवाब देना है. अगर आपको एज अ फील हो ना राइटर, आपको फील हो कि यार देखो लग रहा है कि जवाब तो मैंने दे दिया है, लेकिन मेरे पास 5 मिनट एक्स्ट्रा है, तो मैं थोड़ा बहुत एडजॉइनिंग पॉइंट भी दे देता हूँ, इसीलिए मैंने मल्टीपोलरिटी डाल दिया. थोड़ा बहुत हेल्प हो जाएगी एग्जामिनर को, मैं थोड़ा शो मार रहा हूँ, लेकिन शो रेलिवेंट होके मारना है, वो चीज़ है. सोनू इज अ गर्ल, चलें सोनू, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑफ बीइंग ऑन बीइंग अ गर्ल. चलें जी. So yeah, this was about it.
फ्रॉम टुडेज लेक्चर यू वेलकम। पोलाइट होके लिखना है लारे, बिल्कुल पोलाइट होके लिखना है। एंड जरिश यू वेलकम, यू वेलकम, वेलकम। थैंक यू आमना, थैंक यू। आईफोन का एक लास्ट क्वेश्चन है जी। आईफोन प्लीज, प्लीज आईफोन बताएं क्या क्वेश्चन है आपका, जल्दी बताएं तो रैप अप करें आप। अच्छा, रिकॉर्डिंग आप सबको मिल जाएगी, स्लाइड्स आई विल शेयर विद अल्ताफ, सो ही विल शेयर देम विद यू। बाकी रही बात एवेल्युएशन का भी, मैं उसको बोल देता हूँ, पीपल आर आस्किंग फॉर इट। तो नेक्स्ट एक दो हफ्ता में फ्री हूँ, ऑडिट्स नहीं है मेरे सच, तो आई कैन डू एवेल्युएशन ऑल्सो। तो आई आस्क हिम कि यार कोई बना दे एवेल्युएशन का सीन, तो लेट्स सी। you're वेलकम रेशम, you're वेलकम, you're वेलकम लारिब, थैंक यू फैजा। मैं आई डोंट नो अमेजिंग एंड चार्मिंग में मुझे क्या जवाब देना है। आई ऑल्सो ब्लश, सो थैंक यू मेहरबानी, थैंक यू। Zarish, reminder for evaluation noted, noted Zarish, reminder for evaluation noted। गैस पेपर, गैस पेपर, गैस पेपर चलें, गैस पेपर एंड एवेल्युएशन, ठीक है। यू वेलकम हिरा, यू वेलकम। आईफोन पूछती हैं सर, पूछते हैं भाई, देखो नाम अपना सही लिखो, जैसे सोनू मुझे लड़का लग रहा था, आखिर में वो लड़की निकली। तो आईफोन भी जो मैं अभी मैं जब कर रहा हूं, मैं कैसे अटेम्प्ट करूं, जवाब कैसे दूं, ही कूं हाँ करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। बट खैर, आईफोन मुझसे ये पूछ रहे हैं कि सर प्लीज टेल अस अबाउट योर पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक। जो मैंने ब्रेक डाउन दिया है ना आईफोन, वही मेरी पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक है। लेकिन मैं बीच में झूठ बहुत लिखता था ना, मतलब जेनरिक स्टेटमेंट दे दी, बोल दिया जायद हुसैन ने ये कहा है, या बोल दिया रिना रब्बानी ये नहीं कहा है, लेकिन जेनरिक स्टेटमेंट, जेनरिक से मुराद नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, बेसिक स्टेटमेंट कि इंडिया को अपना डिफेंसिव पोस्चर ठीक करना चाहिए, हिना रब्बानी ने ये कहा। सही है, हर कोई कहेगा, ये आईफोन भी कह सकता है, अब्दुल खालिक भी कह सकता है, हिना रब्बानी भी कह सकती है, समझ रहे हैं। झूठ बोले, तरीके से सलीके से बोले, ताकि उसको डिस्प्रूव ना कर सके एग्जामिनर। तो ये मैं थोड़ा बहुत डालता था बीच में, चार पांच बड़े बड़े नाम झूठ बोल के डाल देता था, ठीक है। जी सबा, जी सबा। अरसलान पूछते हैं मॉक कब है। अच्छा, अरसलान मेरे स्टूडेंट हैं। अरसलान भाई मॉक हो मिल जाएगा आपको इंशाल्लाह, मंडे ट्यूसडे होपफुली, या शायद संडे, लेट्स सी। इंग्लिश ऐसे का कुछ गाइड कर दें, मेरी तोबा में इंग्लिश ऐसे गाइड करूं, अल्ताफ इंग्लिश ऐसे आपको पढ़ाता है भाई, ऐसा ना करें। बट खैर, इंग्लिश ऐसे में आई हैड स्कोर्ड 52, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत अच्छा ऐसे हुआ था। तो थोड़ा बहुत है मेरे पास दिमाग, लेकिन अल्ताफ इज अ बेटर गाइड देन मी। मारिया मैं मॉक्स लूंगा बट फॉर माई करंट अफेयर्स बैच, बट आई आस्क अल्ताफ के क्या सीन करना है। वेलकम राबेल, थैंक यू सो मच। जी सोनू हथ, ओके। वी हैव टू बी अक्षय कुमार, आई डू सेल्फ स्टडी। अच्छा, आई डू सेल्फ स्टडी, ठीक। अब अक्षय, अच्छा नहीं, अच्छा राबिया सर कैन अदर्स आल्सो अटेम्प्ट द मॉक। राबिया आस्क अल्ताफ, देखें अब अगर अगर ऐसे हम सेटिंग बना सकते हैं कि मैं उसको कहूंगा कि भाई जो मैं ये मॉक दे रहा हूँ ना अपने बैच को, करंट अफेयर्स के सेकंड बैच को, उसमें जो पेपर मैं उनको दूंगा, मैं ओपन फॉर ऑल कर देते हैं, तो बैच के लिए वो ऐसे ही वो दे दूंगा, मैं एक्सक्लूसिव होगा उनके, आपके लिए एवेल्यूशन के लिए भी मैं उसको बोल दूंगा कि वो कर दे, स्पेशली आईआर। तैमूर मेरे बालों पे बहुत मेहनत करता हूं मैं, सो या थैंक यू। आमना सर, आप देखिए अब सिंधी लिखेंगे आप तो दूसरे नहीं समझेंगे। सबको काइंड होना चाहिए, कोई सीएसएस ऑफिसरों के सरों पे सींग नहीं आते। आमना कहती हैं कि सीएसएस ऑफिसर्स काइंड होते हैं आपकी तरह, मोस्टली सब काइंड होते हैं, कोई खड़ूस आपको मिलते हैं तो वो फिर उनकी अपना जर्फ है। चलें जी, यू वेलकम। नहीं, मैं मजाक क्यों कर रहा हूँ आईफोन, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ। आईफोन कह रहे हैं सर आप मजाक करें, आप झूठ लिखते थे, मैं ये कह रहा हूँ आईफोन के आप देखें, जेनरिक स्टेटमेंट्स लिखेंगे किसी का नाम डाल के तो आपका आंसर ही अच्छा होगा उसमें, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं लिखता था। अब देखें, अब मैं लिख दूं कि ख्वाजा आसिफ जो कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो ये कहते हैं कि अफगान तालिबान को अपनी एडवेंचरिज्म पाकिस्तान में खत्म करनी चाहिए, मैंने गलत तो कहा ही नहीं, ये तो कहते हैं वो, जेनरिक स्टेटमेंट है ना। लेकिन ख्वाजा आसिफ का नाम आ गया ना तो एग्जामिनर पढ़ेगा, अच्छा अच्छा डिफेंस मिनिस्टर की बात कर रहा है, समझ रहे हैं, ऐसे झूठ लिखने हैं। जरिश, ये सवाल आईआर प्रेजेंटेशन का मैं नहीं देना चाहूंगा आपको, आईआर का डिफरेंट होता है जवाब देना, वो बात की बात है, अभी नहीं।
आईआर की एवेल्यूशन स्टार्ट करो, आईआर एवेल्यूशन स्टार्ट कंदा सी। चले एवेल्यूशन का यार अल्ताफ को मैं बोलता हूँ कि दोनों की स्टार्ट कर दे, मैं फ्री हूँ, कर लेंगे। ओके ओके, एवेल्यूशन आईआर के लिए भी एक ऐसा सेशन रख लें। चले हिरा, नोटेड बच्चा, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा। चले मैं आईआर की वैल्यूएशन, आईआर का भी एक ऐसा सेशन कर लेता हूं, मैंने किया हुआ है अपने बैच के साथ, तो आई हैव द पीपीटी, वी कैन अरेंज अ सेशन। चले ओके लारिफ, ठीक है, यू वेलकम। अच्छा जी, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। आई होप, इतनी लंबी क्लास मैंने कभी नहीं ली, मैं जनरली 30-40 मिनट की क्लास लेके अपने टॉपिक्स खत्म करता हूँ, बट आज बिकॉज बहुत ही अच्छा इन्वॉल्व बैच है, तो चले आमना, थैंक यू, आपकी मेहरबानी। चाय पीते हैं हम भी, थक नहीं गए हम। तो यू वेलकम, यू वेलकम, यू वेलकम। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, आई विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। आप सब जो हैं वो इंशाल्लाह किसी ना किसी तरीके से ब्यूरोक्रेट्स बन जाएंगे, और ऐसे ही इंक्विजिटिव रहें, ऐसे ही क्यूरियस रहें, ऐसे ही मोटिवेटेड रहें। इंशाल्लाह सम डे, सम टाइम, सम चैनल विल ओपन अप। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़ नासिर, सी यू in any other such session. You're welcome, Muzammil. You're welcome. Allah Hafiz Nasir.